हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीएस सिंप्लीफाइड। और करंट जो दृष्टि की ईयरली बुक आती है ना, उसकी जो रिसेंट एडिशन है अप्रैल 15 से लेके अप्रैल 1 2022 से लेके अप्रैल 15 2023 तक उसकी हम लोगों ने जो पोर्शंस को देखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने नेशनल अफेयर में पॉलिटिकल एंड नेशनल अफेयर को कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट, ठीक है। नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव हम लोग का ऑलरेडी रन है। उसके बाद नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम, ये हम लोग का लेफ्ट ओवर है, ये हम लोग करेंगे। एंड देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस किसका, तो नेशनल का, नेशनल वाले का रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस बचा हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट देख रखा है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट। ऑर्गेनाइजेशन पार्ट बच रहा है एंड देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हम लोग का डन है, ठीक है। 3 मेजर टॉपिक है, इकोनॉमिक अफेयर, फिर साइंस एंड टेक एंड देन इन्वायरमेंटल अफेयर। ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है और ये 3 मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा। बाकी सारा जो पोर्शन होगा वो भी करा दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम का कमी बचता है क्योंकि मैं आई एम इन जॉब, तो टाइम नहीं मिलता उतना खास करके। तो और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसको देख रहे हो ना तो आप मेरी 850 सब्सक्राइबर हो रही है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी 1000 कर दीजिए, बस ये नंबर है जो मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको पता है इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज करंट अफेयर। हम लोग अभी एनवायरनमेंट वाले पार्ट को देखेंगे काफ़ी अच्छे से। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज के इन्वायरमेंटल करंट अफेयर वाले सेगमेंट से। देखिए घबराइए नहीं, बहुत सारा टॉपिक हो चुका है, जो बचा है वो बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल आईएसपीएस सिंप्लीफाइड विद द सेम नेम, यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकवास। अब देखिए बेसिकली इन्वायरमेंटल अफेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू पढ़ेंगे इवेंट्स का, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस का हमारे कंट्री और बाहर वाले पूरे यूनिवर्स, पूरे इंटायर अर्थ का, ठीक है। और उससे जुड़े बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। 5वां एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 लाया गया है। इंडिया का पोजीशन 8th है, इंडिया इज रैंक 8th एज पर द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। अगर हम लोग इसी तरीके से बात करें तो लास्ट ईयर से रैंकिंग और थोड़ा पीछे हुआ है। लास्ट ईयर 2021 की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंडिया की रैंक थी 5th। तो लास्ट ईयर अगर आपको याद नहीं भी है तो इस ईयर का आपको याद रखना, ये 100% आपको याद रखना पड़ेगा। यह जो रिपोर्ट है वो रिलीज किया जाता है IQ एयर, जो कि एक स्विस कंपनी है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। रिलीज किया गया है IQ एयर के द्वारा। यह रिपोर्ट को रिलीज किया गया है 15 मार्च 2023 को। इस रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या की फाइंडिंग्स मिले हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा, वो क्या क्या है। तो देखिए 2022 में कंट्री ने विटनेस किया है एक हल्का सा ड्रॉप। रैंकिंग की बात कर ले 2022 के डाटा से अगर हम देखें तो 8वें पोजीशन पे हैं हम लोग विथ PM 2.5 लेवल। अब देखिए समझते हैं PM 2.5 क्या होता है। PM स्टैंड फॉर पर्टिकुलेट मैटर, 2.5 मीन्स 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन हेयर की, मान लीजिए ह्यूमन हेयर की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो साइज होती है वो 50 से लेके 70 माइक्रोमीटर रेंज की होती है, ठीक है। और जो हम लोग पॉल्यूटेंट्स की बात कर ले, अगर PM 10 की बात करें तो ये हो गया पर्टिकुलेट मैटर्स। वैसे इनहेलेबल पार्टिकल्स जिसके साइज जो है वो 10 माइक्रोमीटर के रेंज का है, 10 माइक्रोमीटर के रेंज का है। अगर पर्टिकुलेट मैटर 50 से 70 माइक्रोमीटर से फाइन हो जाता है ना, तो हमारा जो नोज हेयर्स हैं या फिर जो हमारे हेयर्स हैं वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाते हैं और वो हमारे अंदर चला जाता है, जो कि हमारे लंग्स में इफेक्टेड करता है और लंग्स की डिफरेंट बीमारियां होती हैं, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर की साइजेस की बात कर लें तो एक कोर्स पर्टिकुलेट मैटर होता है। पर्टिकुलेट मैटर एक होता है कोर्स, COARSE कोर्स पर्टिकुलेट मैटर। ये क्या होता है 2.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर साइज का होता है, ठीक है। चलिए तो बेसिक है, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा PM 2.5 के बारे में। तो ये रिपोर्ट इसके बारे में बताता है। अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली जो है वो चौथे, उसकी रैंक है 4th। टोटल 50 कंट्री की वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली की रैंक 4th है। तो दिल्ली वालों थोड़ा सा गर्व कर लो, और भारत वाले तो इंडिया तो कर ही रहा है गर्व इस पर, ठीक है। तो आउट ऑफ 50 वर्ल्ड्स की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री सिटीज की बात करें तो दिल्ली का रैंक है 4। किस टर्म में, तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर के टर्म में। अगर हम लोग बात करें इसकी लेवल क्या है तो 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब कहीं भी होगा ना, क्यूबिक में होगा तो वॉल्यूम स्टैंड करता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 100 या 1 मीटर क्यूब एयर को आप इनहेल करते हैं तो लगभग 92.6 माइक्रोग्राम का पर्टिकुलेट मैटर 2.5 आप इनहेल कर रहे हैं। 2022 की बात मैं आपको बता रहा हूं। और अगर हम 2023 की बात कर लें तो यही पर्टिकुलेट मैटर का जो इनहेलेशन कैपेसिटी है, इनहेलेशन वॉल्यूम है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, वो अब हो चुका है, कितना हो गया है अब देखिए तो 96.4 माइक्रोग्राम
पर मीटर क्यूब 2021 में, 2022 में 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हल्का सा इंप्रूवमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है 21 के टर्म में, लेकिन ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। रैंक 4 पे भी बना हुआ है दिल्ली। अगर हम लोग बात करें तो देखिए 92.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, उससे थोड़ा सा एवरेज, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनुअल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है ना, जो परमिसेबल लेवल है जितना आप ले सकते हो, तो वो है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप इसको और इसको एस्टिमेट कर लो कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, ठीक है। तो 92.6 माइनस 5, अब देख लो कितना डिफरेंस हो रहा है, इसको परसेंट में भी आप निकाल सकते हो। अगर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश पीछे नहीं रहने वाला है। लाहौर जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, लाहौर जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद फॉलो किया उसको होतान, जो कि चाइना की सिटी है, एंड भिवाड़ी इन राजस्थान। तो लाहौर, होतान इन चाइना, देन भिवाड़ी इन राजस्थान, देन दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है वो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। अगर हम लोग सिर्फ कैपिटल सिटी की बात करें तो न्यू दिल्ली जो है वो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है हमारे पूरे वर्ल्ड में, विथ एन जामिना एंड चैड। चैड आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन लोकेशन है, लास्ट में लिस्ट में टॉप किया है। और ये कहाँ का है, ये कैपिटल सिटी है। चैड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ये 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री हैं 2022 के। फर्स्ट कंट्री चैड, देन इराक, देन पाकिस्तान, देन बहरीन, देन बगदाद, बांग्लादेश। ये पांचों जो हैं वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं 2022 के। अब हम लोग बात करते हैं इस रैंकिंग को, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को लाया किसके द्वारा गया है, तो ये आपको पता है IQ एयर के द्वारा लाया गया है। तो अब हम लोग समझेंगे IQ एयर आखिर है क्या। तो IQ एयर बेसिकली एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। बेसिकली एयर के क्वालिटी पे काम करती है, पर्टिकुलेट मैटर को रिसर्च करती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एप्लियंसेस भी ये डिज़ाइन करती हैं, ठीक है। तो ये कंपनी है जो कि बेसिकली स्पेशलाइजेशन करती हैं प्रोटेक्शन, किस चीज़ के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन करवाने के लिए ये रिसर्च करती हैं, R&D करती हैं, वो है एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स, वैसे पॉल्यूटेंट्स जो एयर के थ्रू आप इनहेल करते हो। और साथ साथ में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी करती हैं, एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनकी अगर हम फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1963 में इनको बनाया गया। फाउंडर इनके कौन थे, तो मैनफ्रेड हैमिस एंड लाओश हैमिस, तो ये दोनों इनके फाउंडर थे। हेडक्वार्टर बात करें तो गोल्डैच, स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अबाउट IQ एयर के बारे में, एग्जाम में पूछ ही सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा 5th वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, एंड इंडिया हैज़ परफॉर्म वेरी पुअरली इन दिस। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म की बात कर लेते हैं। देखिए कार्बन न्यूट्रल कहने का क्या मतलब हुआ, ये समझते हैं सबसे पहले। अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सी है, ये आपको बताना है। तो रिसेंटली जो है, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी, उन्होंने डिक्लेयर किया है एक सीड फार्म है जो कि लोकेटेड है अलुवा, उसको पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म हमारे कंट्री का। नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम पूछेगा एग्जाम में, स्टैटिक एग्जाम का है। अगर मानिए UPPCS दे रहे हैं, BPSC दे रहे हो, कोई भी स्टेट PCS दे रहे हो, UPSC दे रहे हो, थोड़ा सा नाम वाम याद रखना होता है। तो केरला चीफ मिनिस्टर जो पिनराई विजयन जी है, उन्होंने डिक्लेयर किया है सीड फार्म को जो कि लोकेटेड है अलुवा, उसको पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म हमारे कंट्री का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम लोग कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है बहुत ज़्यादा लंबे रेंज का एग्रीकल्चर, वैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कि इसका प्राइमरी गोल होता है कि एक्सेस कार्बन को हमें एटमॉस्फेयर से हटाना है। प्राइमरी गोल क्या होता है कि एक्सेस कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटाना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम ग्लोबल वार्मिंग के थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये हमारा प्यारा अर्थ है और ये हमारा होता है ओजोन लेयर, ठीक है। और पॉल्यूशन की वजह से जो हम लोग SOx, NOx, CO2, ये एक्सेस कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करता है। SOx हो गया, NOx हो गया, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, N2O हो गया, NOx तो NO2 भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल जो ओजोन लेयर है ना, उसके नीचे एक परत बनती है, इसको कहते हैं पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन ब्लैंकेट बनता है। पॉल्यूशन ब्लैंकेट की वजह से क्या होता है, जो कि सन हुआ, ठीक है, सन का रेज जो आ रहा है अर्थ पे, ठीक है, उसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ वेवलेंथ होता है। क्या वेवलेंथ होता है, उस फॉर्मूला क्या होता है, उसकी कुछ एनर्जी होती है E=hc/λ, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक होऊंगा यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा अगर हम इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेगा चीज़ों को समझना। तो देखिए जो उसकी जो एनर्जी होती है, मान लीजिए जो रेज आ रही है सन से अर्थ की तरफ, वो उसकी एनर्जी है EX, जिसको हम लोग hc/λ कहते हैं। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, एनर्जी जो आ रहा है उसकी।
अब क्या होगा, अर्थ पे जब ये आएगा, ये अर्थ हो गया, ये जब वो आने के बाद क्या होता है, जब वो दो फिनोमिना होता है, एक तो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, लगभग 5% अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी फ्लोरा एंड फौना फ्लोरिश करता है। उसके बाद क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ ये जो सनरेज होता है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है ना, उसकी मान लीजिए EY एनर्जी है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हो जाती है थोड़ी कम, बिल्कुल जैसे टकराने के बाद एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गई ना अर्थ सरफेस के द्वारा। तो ये जो एनर्जी रिटर्न होती रहती है ना, उसको मिलता है क्या, उसको मिलता है एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ब्लैंकेट, उसको मिलता है पॉल्यूशन ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट मिल गया इसको। अब जैसे ही ये ब्लैंकेट उसको मिला तो यहाँ क्या हो गया, तो जो ये रेज रिटर्न होके जा रहा था ना, वो इससे टकरा के फिर से री अर्थ पे ही रिटर्न आ गया। अब ये जो री अर्थ पे रिटर्न आ जा रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ जो टेरेस्ट्रियल अर्थ की जो प्लैनेट है ना, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वो राइज कर जा रहा है। अगर टेम्परेचर EX बढ़ जा रहा है हमारे अर्थ पे, तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लेशियर की मेल्टिंग हो जाएगी, ग्लेशियर मेल्ट करेगा। टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज राइज हो रहा है तो ग्लेशियर मेल्ट करेगा। ग्लेशियर मेल्ट करने से हमें क्या दिक्कत आएगा, ग्लेशियर मेल्ट करने से ये दिक्कत होगा कि सी राइज, जो सी की लेंथ है वो बढ़ जाएगी, सी लेवल बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स के होंगे वो डूबने लगेंगे। और भी बहुत सारा इफेक्ट है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो ये था बेसिक ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। तो जो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर है ना, उसमें हम लोग बेसिक यही टारगेट किए हैं कि जो भी एक्सेस कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में बन रहा है ना, उसको कम करना है। एक्सेस कार्बन कम करने के लिए प्लांटेशन करेंगे, एक्सेस कार्बन कम करने के लिए हम लोग वेटलैंड्स बनाएंगे। वेटलैंड्स भी देखा गया है कि कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करने में काफ़ी मदद करता है। सिक्वेस्ट्रेशन करने का ये मतलब हुआ कि कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन को अपने अंदर ले लेगा, कार्बन बेड की तरह फंक्शन करके। अगर हम लोग बात करें कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग की, देखिए एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि कार्बन जीरो इमिशन कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप इमिट करोगे ही करोगे कार्बन, ठीक है, कार्बन इमिट करोगे लेकिन हाँ आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। मान लीजिए आपने इस जगह पे बहुत सारा इंडस्ट्री लगा दिया, इसके कारण कार्बन बहुत ज़्यादा इमिट हो रहा है। आप क्या करोगे, इंडिया के किसी और पार्ट में जाके यहाँ पे प्लांटेशन कर दोगे, ठीक है, तो बस हो गया ना न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जो विलेज है उसको डेवलप किया गया है, जो प्लेस है उसको डेवलप किया गया है एज ए फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की हम बात करें तो कार्बन को स्टोर करने के लिए अगर हम लोग सॉइल में भी कार्बन को स्टोर कर लेते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी या न्यूट्रिशन का जो रिटेंशन होगा वो इंप्रूव हो जाएगा। ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कार्बन न्यूट्रलिटी की तो एक डेफिनेशन है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC के द्वारा गिवन। किसके द्वारा, तो IPCC के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में। और ये बताया गया कि कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर नेट जीरो CO2 कहने का ये मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशंस है ना, जो भी इमिशंस है वो उसकी एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टर्म है ना, BOP, इसमें क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखते हैं। इसी तरीके से जो हम CO2 इमिट कर रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और कितना CO2 को हम हेल्प कर रहे हैं रिमूव करने में एटमॉस्फेयर से, इसी दोनों का डिफरेंस कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिक्लेमेरेट के बारे में। यह एक कुछ टीम वर्क कर रहे थे, मरीन बायोलॉजिस्ट थे जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने एक पीस ऑफ रॉक जिसको कहा गया प्लास्टिक्लेमेरेट, जो कि प्लास्टिक से बना हुआ था, और उसको वो लोग सर्च किए, खोजे, ठीक है, कहाँ पे, तो एविस एक आइलैंड है वहाँ पे। यह एक फर्स्ट टाइप है जो कि इंडिया में इस तरीके का मिला है। अब हम लोग समझते हैं प्लास्टिक्लेमेरेट के बारे में। यह एक रॉक होता है जो कि बना होता है सैंड से, रॉक्स फ्रैगमेंट से, सेल से, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको जोड़ा जाता है, जो जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो वैसे मटेरियल्स जैसे सैंड्स हो गए, वो रॉक फ्रैगमेंट्स हो गए, सेल्स हो गए, ठीक है, जो जुड़े हैं, बहुत सारे मटेरियल सब मिलके जो बने हैं, किससे जुड़े हैं, तो प्लास्टिक की मदद से। यह एक नए तरीके का प्लास्टिक पॉल्यूशन है, याद रखिएगा, यह एक नए तरीके का प्लास्टिक पॉल्यूशन है और उसका नाम है प्लास्टिक्लेमेरेट, ठीक है, जिसको इन्होंने डिस्क्राइब किया 2014 में। अब हम लोग थोड़ा सा एव्स आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। एव्स आइलैंड जो है वो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। यह बिलोंग करता है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट का। याद रखिएगा, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान है, उसमें जो नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में आता है एव्स आइलैंड। याद रखिएगा, एग्जाम में ज्योग्राफी के पोर्शन में इसको पूछ देगा। और अगर हम लोग बात करें तो ये इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पार्ट है। इसमें कुछ नहीं जानना है, इतना ही जानना है। अब चलते हैं हम लोग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है ना, एलिफेंट विस्परर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था
कि ऑस्कर मिला है इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। एलिफेंट विस्परर्स आप काफ़ी सुने होंगे। और अच्छा, अगर आपको ऑस्कर्स के बारे में पढ़नी है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे ऑस्कर्स के बारे में एक अलग से वीडियो डाल रखी है, 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा। उसमें ऑस्कर्स की हिस्ट्री से लेके कंप्लीट बैकग्राउंड मैं बता रखा हूँ, उस पर देख सकते हो। तो ऑस्कर मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, द एलिफेंट विस्करर को, जो कि घूमता है आसपास एक फैमिली के बारे में बताता है जो कि अडॉप्ट करते हैं 2 ऑर्फन बेबी एलिफेंट्स को। एक फैमिली की स्टोरी है जो कि अडॉप्ट करते हैं 2 अनाथ बेबी एलिफेंट्स को। कहाँ पे? तो ये स्टोरी है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। और उसको फिर अडॉप्ट करते हैं, पालते हैं, उनको अच्छे से केयर टेक करते हैं और उनको एक तरीके से समझिए भगवान की तरह रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। यह लोकेटेड है आपको नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यह जो है वो एक ट्राई जंक्शन है कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु का। आप देखिएगा जब मैप में तो आपको खुद पता चल जाएगा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु का ये पूरा एक ट्राई जंक्शन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो टाइगर रिजर्व जो होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क को कंप्राइज करता है, ठीक है। टाइगर रिजर्व जो होगा वो कंप्राइज करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, सारा का सारा सेम नेम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का। और साथ में ही ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। इसी के साथ एक कैंप है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, थेपाकाडू एलिफेंट कैंप। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपको मुदुमलाई नेशनल पार्क के अंदर ही, नीलगिरी तमिलनाडु में ही। अगर हम बात करें, यह जो एलिफेंट कैंप है वो लोकेटेड है बैंक ऑफ रिवर मोयर रिवर के बैंक पे, और इसको स्टेब्लिश किया गया है 1927 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। यह जो है ना ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप है एशिया का, याद रखिएगा। थेपाकाडू पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। एलिफेंट कैंप जो है वो ओल्डेस्ट कैंप है एशिया का, 1927 में इसको स्टेब्लिश किया गया। इस सब फैक्ट्स को याद रखिएगा क्योंकि ये ओल्डेस्ट है और ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, तेराई एलिफेंट रिजर्व, रिसेंट न्यूज़ में भी था। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन जो कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अक्टूबर 23, 2022 और इन्होंने अप्रूव किया है अक्टूबर 23, 2022 को तेराई एलिफेंट रिजर्व TER को, जो कवर करता है 3049 स्क्वायर किलोमीटर। किसका? तो दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये 2 टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व प्लस पीलीभीत टाइगर रिजर्व का लगभग 3050 स्क्वायर किलोमीटर को वो कवर करता है, जो कि लोकेटेड है आपको लखीमपुर एंड पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। और इसी डिस्ट्रिक्ट में इसको डेवलप किया जाएगा, किसको? तो तेराई एलिफेंट रिजर्व को, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की, तो ये कॉमन बाउंड्री बनाता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरल में है, उससे वेस्ट में बाउंड्री बनाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका का, उससे नॉर्थ में बाउंड्री बनाता है। अगर हम लोग मोयार रिवर की बात करें तो ये डाउनस्ट्रीम फ्लो करता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। यह एक नेचुरल लाइन ऑफ डिवीजन फॉर्म करता है मुदुमलाई एंड बांदीपुर सेंचुरी के बीच में। क्लियर है? ये था हमारा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। इन चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछने की बहुत चांसेस है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक है आपको मिस्टी स्टैंड फॉर मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। याद रखिएगा, मैनग्रोव्स इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। रिसेंटली हमारे यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया एक इनिशिएटिव, किसके लिए? तो मैनग्रोव्स प्लांटेशन के लिए, जो कि कोस्टल प्लेन्स में मिलते हैं आपको, लगभग साल्ट पैन लैंड्स में। साल्ट पैन लैंड्स कहने का ये मतलब हुआ जो कोस्टल प्लेन्स का रीजन होता है वो सॉल्टी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, मिस्टी के अंदर, मिस्टी स्टैंड फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन्स एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। अब देखिए बेसिकली क्या हम लोग मैनग्रोव्स के बारे में समझते हैं। देखिए मैनग्रोव्स क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे ब्रीदिंग लिप्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्रीदिंग रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सुंदरवन, जो कि सुंदरी ट्री से लिया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मैनग्रोव एरिया है। अगर हम लोग बात करें सुंदरवन की, तो सुंदरवन पूरे एशिया या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव एरिया है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैनग्रोव सिस्टम जो होता है ना, वो इकोसिस्टम होता है बहुत सारे मिक्स्ड हाइब्रिड स्पेसीज़ का, बहुत सारे इकोटोन्स का, बहुत सारे स्पेसीज ऐसे होते हैं जो वहाँ पे ही कल्चरली, फिजिकली, बायोलॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग मिस्टी स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। मिस्टी जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कन्वर्जेंस बिटवीन किसके बीच में? तो मनरेगा, MG नरेगा, जिसको पढ़ते हैं मनरेगा पढ़िए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। फिर एक और स्कीम है कैंपा, कंपनसेटरी एफोस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड। इन दोनों के एम्बिट में इसको लाया जाएगा
मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स को, ठीक है। अब हम लोग मैनग्रोव्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये बुक को इसलिए मैं बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि इस बुक में ना आपको कहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो छूटा रहेगा। आपको लगेगा अरे ये चीज़ क्या लिख दी है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन जस्ट सामने में रहेगी। तो मैनग्रोव्स क्या है, एक तरीके का सर्व्स है या ट्रीज मान लीजिए जो ग्रो करता है कोस्टल स्लाइन और ब्रैकिश वाटर में, ठीक है, खारे पानी के आसपास में ग्रो करेगा ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखिए ये जो टर्म है ना, अगर आप, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीपीसीएस की एग्जाम अभी रिसेंट में देने जा रहे हो तो ये आप इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर आप 2011 वाली जो इंडियन सेंसस है उस दोनों की अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे पड़ी है। 15-15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इससे आप कम से कम 3 मार्क्स तो फेच कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो आप एक और देख के चले जाइएगा। तो हम लोग बात करें तो बेसिकली जो मैनग्रोव्स है उसको ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन और कुछ बहुत सारे स्पीशीज को वो कंसिस्ट करते हैं जो कि ट्रॉपिकल कोस्टल वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यह जो लोकेशन, इनकी जो लोकेशंस होती है वो इंटरमीडिएट जोन्स जो कि लैंड एंड सी के बीच में होता है, ठीक है। ये काफ़ी, जैसे मान लीजिए ये सी लाइन है, यहाँ पे सर्ब्स हो गए, बीच में इनके बीच में एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। ये इकोसिस्टम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग स्टेशन बन जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर हम लोग मैनग्रोव्स इन इंडिया की बात करें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव 2022 रिपोर्ट के तहत ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस जो है उन्होंने पुट किया है टोटल मैनग्रोव्स कवर पूरे वर्ल्ड का 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको 14.7 मिलियन हेक्टेयर्स भी कहते हैं। इंडिया के पास लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, मान लीजिए 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.15% है कंट्री के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। लगभग 0.15% है कंट्री के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का मैनग्रोव्स। ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है ये हमको इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के तहत मिला है, ISFR 2021। अगर आप इसकी वीडियो नहीं भी देखो तो आप ISFR मेरे चैनल पे आपको इसकी पेज मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे से हैंड रिटन पेज है, आप उसको देख लोगे उतना ही काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है मैनग्रोव्स, तो लगभग 9 स्टेट्स कवर करती है मैनग्रोव्स इंडिया में और 3 UTs को ये कवर करती है, ठीक है। जिसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव्स का कवर है, मैंने आपको बताया सुंदरवन का लगभग 2000 मतलब मान लो 2200 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ISFR रिपोर्ट जो है वो पॉइंट्स वो उन्होंने बताया है कि मैनग्रोव्स जो हो रहा है वो मैनग्रोव्स कवर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 4046 स्क्वायर किलोमीटर था 1997 में, अभी हो गया 4992, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर 2021 में, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, ठीक है। और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो बाइनियल रिपोर्ट है, 2 साल पे आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवाइवल ऑफ आदि गंगा रिवर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रिवाइवल ऑफ आदि गंगा रिवर के बारे में, ठीक है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो आदि गंगा जो है द ओरिजिनल चैनल ऑफ रिवर गंगा जो कि पास करती है सिटी कोलकाता से, ठीक है। आदि गंगा रिवर जो है वो एक ओरिजिनल चैनल है रिवर गंगा का जो पास करती है सिटी कोलकाता से, कोलकाता जिसको सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रेजुविनेट करने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। देखिए बेसिकली इसको नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के तहत इसको एलोकेट किया गया है ₹650 करोड़, जो कि रिवाइव करेगा एंशियंट रिवर, जो कि इंक्लूड किया गया है मल्टी कंट्री साउथ एशियन रिवर प्रोजेक्ट ऑन कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन के एम्बिट में। क्लियर है, किसके अंदर में, तो मल्टी कंट्री साउथ एशियन रिवर प्रोजेक्ट ऑन कॉम्बेटिंग पॉल्यूशन के अंदर में। अब देखिए बेसिकली यह जो डेवलपमेंट है वो आया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर में, और उन्होंने NGT क्या है, एक बॉडी है जो कि पॉल्यूशन में, देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी कोई गवर्नमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एंटिटी है, कोई बॉडी है जो कि मिराकुलसली कुछ एक्स्ट्रा ओवरबर्डन काम करने लगता है इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, तब NGT रोल में आता है। NGT कहता है कि भाई देखो जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, इसको तुरंत रोक दो, ठीक है। तो NGT जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक तरीके से एक डायरेक्ट किया है, असिस्ट किया है और फिर एक तरीके से एफर्ट किया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है ना वो कंप्लीट करेगा रेजुविनेशन टिल 2025 तक। हम लोग बात करें द पैनलिस्ट एट द इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय सिलेट बांग्लादेश बाय द नॉन प्रॉफिट एक्शन एड डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ पैन साउथ एशिया प्रोजेक्ट। अब देखिए बेसिकली इसमें क्या है ना कि कि जो रिवाइवल ऑफ आदि गंगा रिवर जो डिसीजन लिया गया ना, वो लिया गया, एक पैनलिस्ट बनाया गया था इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो सिलहट बांग्लादेश में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे, तो सिलहट बांग्लादेश में। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया था, नॉन प्रॉफिट एक्शन एड के द्वारा किया गया था, और ये डिसाइड किया गया था कि इसको जो भी पॉसिबिलिटी होंगे पूरे पैन साउथ एशियन प्रोजेक्ट्स में, जो पूरे पैन साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें हम लोग पॉल्यूशन को एड्रेस करेंगे। सबसे मेजर चीज़ जो होगा वो की रिवर्स हर जगह से, जहाँ जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, मलेशिया, यहाँ से उठाएंगे और उसको क्लीन करने की
कोशिश करेंगे, ठीक है। अधिगंगा जो है उसको सेलेक्ट किया गया इंडिया से। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अधिगंगा रिवर के बारे में। अधिगंगा जिसको हम लोग कहते हैं गोविंदपुर क्रिक या फिर टॉलीज कैनाल, ठीक है। यह एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने गंगा रिवर पढ़ाया है बहुत अच्छे से, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है गंगा रिवर में तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है, चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये गंगा रिवर आ रही थी तो फरक्का बैराज लगा करके कुछ गया, तो मान लीजिए हुगली चला गया, कुछ एक छोटा सा स्ट्रीम निकल करके यहाँ से कहीं से ऐसे चला गया। तो स्ट्रीम्स का मतलब बस ये होता है कि जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी होता है ना, उस तरीके से, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी, जो बाद में बटती है, ठीक है। तो या जो है ना डिस्ट्रीब्यूटरी है किसका, तो हुगली रिवर सिस्टम का, कोलकाता एरिया वाले रीजन में ये निकलती है। तो याद रखिएगा अधिगंगा रिवर के बारे में। सोर्स, इस रिवर का सोर्स क्या है, सुंदरबन, ठीक है। लगभग 1750 में एक कैनाल को डग किया गया था जो कनेक्ट किया था मेन कोर्स ऑफ द रिवर से इसको, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ रिवर सरस्वती जो है वो एडजेसेंट है, रिजल्टेंट हुगली बिकेम द मेन रिवर स्ट्रेच। तो जो रिवर है रिवर सरस्वती, उसको भी इसको हुगली वाले से मेन स्ट्रेच में लाया गया है। अब हम लोग बात करें आदिगंगा, तो इसको एक तरीके से सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी की तरह वर्क करता है ये गंगा रिवर का, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, NMCG के बारे में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। यह एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है नमामि गंगे प्रोग्राम का। इम्प्लीमेंटिंग आर्म कहने का ये मतलब हुआ, देखिए ये सब कीवर्ड्स होते हैं। इम्प्लीमेंटिंग आर्म कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी चीज़ नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर आएगी, एम्बिट में आएगी, उसको पूरा करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। इस मिशन को इस्टेब्लिश किया गया था 12 अगस्त 2011 को। किसके अंदर में, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन जो हमें रिहेबिलिटेट करना है, बूस्ट करना है एग्जिस्टिंग STPs को। STP कहने का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, और साथ साथ में ही शॉर्ट टर्म स्टेप्स को इंस्टेंटली इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली किस लिए, तो हमें पॉल्यूशन को कर्ब करना है। एग्जिट पॉइंट्स पे जो भी हमारे सीवेज होते हैं उसके एग्जिट पॉइंट पे जो भी, जैसे मान लीजिए कुछ प्लास्टिक डंप हो गया, उसमें कुछ पॉल्यूशन डंप हो गया, तो एग्जिट पॉइंट पे हम कैसे उसको क्लियर करेंगे, पॉल्यूशन को कर्व करेंगे, वो वाली बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं चलाए गए हैं गंगा रेजुवनेशन के लिए, उसमें हम लोग उसमें कुछ इनिशिएटिव्स उसको समझ लेते हैं। एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, इसके साथ आप मेंस वाले पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हो। तो पहला है नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। यह एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको अप्रूव किया गया था एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप प्रोग्राम कहने का ये मतलब हो गया कि वैसे प्रोग्राम्स हो गए जो आपको मेन स्ट्रीम प्रोग्राम होगा, जिसके बाद इसको यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसको यूज़ करेंगे। जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और इसके एम्बिट में बहुत सारे, जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आ गया, उसके एम्बिट में और सारे प्रोग्राम को लाएंगे। तो ये जो होगा ना एक तरह से ट्रायल प्रोग्राम होगा, फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा, ठीक है। लाया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में, और बेसिकली इसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो आपको है इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी खत्म करना, अबेट करना मतलब पॉज करना, एंड साथ साथ में कंजर्वेशन करना और रेजुवनेट करना नेशनल रिवर गंगा को। कंजर्वेशन, रेजुवनेशन एंड अबेटमेंट ऑफ द पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रोग्राम के बारे में, इसका नाम है गंगा एक्शन प्लान, GAP इसको कहते हैं। इसको देखिए, यह पहला रिवर एक्शन प्लान है जो कि लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1985 में। तो ये पहला रिवर एक्शन प्लान है जो कि लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 1985 में। अगर हम लोग बात करें नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी NRGBA के बारे में, तो NRBGA के बारे में बात करेंगे तो इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत में गंगा को डिक्लेयर किया गया था। देखिए, अब एक यहाँ से स्टैटिक पोर्शन आता है जो कि आप कहीं भी देखने को मिल सकता है ये आपको, ठीक है। गंगा को डिक्लेयर किया गया था जो नेशनल रिवर 2008 में, एकदम याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्लीन गंगा फंड की बात कर लेते हैं, 2015 में फॉर्म किया गया था, गंगा को क्लीन करने के लिए मेन मोटिव था इसका। अब एक है आपको भुवन गंगा वेब ऐप, यह जो ऐप एंड पोर्टल में ये चीज़ें आपको आ जाएगी। भुवन गंगा वेब ऐप जो है वो इंश्योर करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन एंटरिंग इनटू द गंगा रिवर। अब जैसे मान लीजिए गंगा के बगल में आपका घर है, ठीक है, या फिर दुकान है, या फिर स्टोर है, या फिर इंडस्ट्री है, कोई भी पॉल्यूशन निकल के गंगा में आके बह रही है ना, तो एक तरीके से आप भी मॉनिटर करके इस कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, पूरी की पूरी गंगा को कोई एक अकेला एंटिटी, कोई एक अकेला गवर्नमेंट ध्यान नहीं रख सकता है, अनटिल अनलेस आपको भी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, सेव वेटलैंड कैंपेन के लिए, ठीक है। बेसिकली फरवरी 4, 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने लॉन्च किया है सेव वेटलैंड कैंपेन, ठीक है।
और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नंदा लेक जो है वो गोवा का पहला रामसर साइट है, ये भी समझ लीजिएगा। नंदा लेक ये एक स्टैटिक पोर्शन में इसको आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग सेव वेटलैंड्स कैंपेन है ना, उसके बारे में समझते हैं। 2 पब्लिकेशंस को इसमें रिलीज़ किया गया है इस ओकेजन के दौरान। इंडिया का 75 अमृत धरोहर, दैट इज इंडियाज रामसर साइट फैक्ट बुक एंड मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन वेटलैंड्स अ प्रैक्टिशनर गाइड। देखिए क्या है बेसिकली, इंडिया का 75 साल हुआ इंडिपेंडेंस का, तो 75 जो अमृत काल है ना, उसमें 75 रामसर साइट को भी डिक्लेयर किया गया। रामसर एक सिटी है ईरान में, ठीक है, रामसर एक सिटी है ईरान में। 1971 के समय में एक आपको डिक्लेरेशन पे साइन किया गया वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए, जहाँ पे इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 75 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। अभी बढ़ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बढ़े होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आप अगर यूपी से हो तो यूपी वाले बता दें कि कहाँ कहाँ उनके स्टेट में कौन कौन सी वेटलैंड्स है अभी एट प्रेजेंट में, तो ये सब नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके अप्रोच की। तो ये कैंपेन जो है वो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर करेगा बेसिकली पूरे सोसाइटी के अप्रोच को बताएगा कि कैसे वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। मैंने आपको पहले बताया ना, वेटलैंड कंजर्वेशन से क्या क्या होता है। वेटलैंड कंजर्वेशन से 2 चीज़ होगा, एक तो पहले समझिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम तो करता है, साथ में ही वेटलैंड्स की अगर हम बात करें ना, तो ये फ्लड मैनेजमेंट, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा हाई टाइड आया ना, तो उसको भी स्लो करता है, ठीक है, ये भी एक है। और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो वेटलैंड्स में बहुत सारे ब्रीडिंग एक्शन होता है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, स्पेसीज होते हैं जो वहाँ के ब्रीड करते हैं, उनके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ वेटलैंड जो कंजर्वेशन जो होगा वो हर एक लेवल पे ले जाया जाएगा, सोसाइटी इन्वॉल्विंग ऑल द स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली इसको एक तरीके से एथिकल मोड से जोड़ के पेश किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिशन सहभागिता के बारे में। मिशन सहभागिता के बारे में ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये जो मिशन सहभागिता है ना, वो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। MOE FCC कहते हैं, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक एम जो था वो था इफेक्टिव मैनेजमेंट। 75 जो वेटलैंड्स हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो मिशन सहभागिता, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, साइक्लोन फ्रेडी के बारे में। रिसेंटली साइक्लोन फ्रेडी जो है वो डिसिपेट किया ओवर मालावी मार्च 2023 में। बेसिकली ये साइक्लोन इसलिए न्यूज़ में रहा ना कि ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहा, लगभग 34 दिनों के लिए इसकी स्टेंट सदर्न इंडियन ओशन एंड अफ्रीकन रीजन को इफेक्टेड रखा ये, ठीक है। अब इसके की फीचर समझते हैं। इसका जो पाथ था वो ट्रैवर्स पाथ था। बेसिकली साइक्लोन फ्रेडी जो था वो पहले डेवलप हुआ था नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में, एंड देन अक्रॉस इंटायर सदर्न इंडियन ओशन वाले रीजन में ये पूरा का पूरा फैल गया था। लैंडफॉल की बात कर ले तो साइक्लोन जो है वो लैंडफॉल थ्राइस किया, पहली बार मेडागास्कर में और 2 बार मोजाम्बिक में, ठीक है। साइक्लोन फ्रेडी जो है वो लॉन्गेस्ट लिव्ड, देखिए सबसे ज़्यादा यही टर्म को याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि रिकॉर्ड किया गया अर्थ के ओशंस पे, ठीक है ना। तो ये अगर देखा जाए तो टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा 34 दिनों तक ये स्टिंट किया था। अब साइक्लोन फ्रेडी जो है वो पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि 7 फेजेस में रैपिड इंटेंसिफिकेशन को दिखाया था ओवर इट्स लाइफ टाइम। अगर हम लोग बात करें पहले रिकॉर्ड की तो 4 रैपिड इंटेंसिफिकेशन फेजेस का साइक्लोन पहले आया था, अभी 7 हो गया है, तो वो फ्रेडी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। किसके बारे में? तो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के बारे में। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो है ना, उसके तहत मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन स्टेट है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टेट आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ डैमेज, ठीक है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो हजार्ड है वो फैल रहा है, उसकी वजह से, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जो ये बताता है कि हाउ मेनी ऑफ योर स्टेट, हाउ मेनी ऑफ योर कंट्री एरिया इज गोइंग टू इफेक्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, और उसकी इंटेंसिफिकेशन कितनी है ये बता रहा है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में समझते हैं, यह रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया था ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव है XDI, उसके द्वारा। अब रिपोर्ट लगभग 2600 ज्यूरिडिक्शंस में रैंक किया गया था पूरे वर्ल्ड में। 2050 तक की ये एस्टिमेट है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो पूरी की पूरी इन्वायरमेंटल डैमेज, एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट चेंज पे ये फोकस रखेगा, और साथ साथ में ही जैसे एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब हुआ फ्लडिंग, फॉरेस्ट फायर्स एंड सी लेवल राइज पे भी इसके कंसर्न है। अगर हम लोग बात करें इसके जो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट है उसमें मेजर हाइलाइट्स क्या क्या है इसको समझते हैं। तो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, वैसे कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे वो कौन कौन से हैं? चाइना के सबसे ज़्यादा प्रोविंसेस जो होंगे वो 50 मोस्ट क्लाइमेट रिस्क प्रोन टेरिटरीज में आएंगे, ठीक है। चाइना सबसे पहले, फिर
उसके बाद यूएसए, याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज रिस्क में चाइना सबसे टॉप पे रहेगा। टॉप 50 मोस्ट क्लाइमेट रिस्क प्रोन टेरिटरीज में चाइना टॉप करेगा, उसके बाद फिर यूएसए है। उसके बाद ओवर हाफ ऑफ द प्रोविंसेस इन द ग्लोबल टॉप 50 आर इन चाइना, मतलब समझिए कि टोटल 50 में से हाफ जो है ना लगभग चाइना में है। चाइना के बाद यूएस में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क स्टेट्स हैं, लगभग 18 स्टेट्स टॉप 100 में, ठीक है। तो टॉप 100 में 50 चाइना के हैं, 18 यूएसए के हैं। दोनों चाइना, इंडिया एंड यूएसए को अगर हम मिला दें तो लगभग हाफ स्टेट प्रोविंस का पूरा हो जाता है। देखिए एक चीज़ देखिएगा ना, कभी कभी इस बुक में क्या है ना, कभी कभी इसके जो लैंग्वेज लिखने का तरीका है ना वो थोड़ा सा एब्सर्ड है, क्योंकि इसको मुझे लगता नहीं ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। ट्रांसलेट मतलब क्या, वो हिंदी को डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें वर्ड फॉर्मेशन सही से नहीं होता। फिर भी स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिया का क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल हम लोग देखते हैं 2050 वाले डाटा के तहत, तो लगभग इंडिया का 14 स्टेट ऐसा है जो कि टॉप 100 में आने वाला है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग क्लाइमेट रिस्क से इफेक्टेड स्टेट को देखेंगे तो, ठीक है। जिसमें फ्लडिंग जो होगा वो मेन हजार्ड की तरह ट्रीट होगा। उसमें कौन कौन सा आएगा, बिहार, आपको पता है बिहार की जो सोख है वो कोशी, बहुत ज़्यादा फ्लड लाता है बिहार में। फिर उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये सारे बिहार के जो 14 स्टेट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फेक्टेड होने वाले हैं 2050 तक, टॉप 100 में आ जाएंगे वर्ल्ड के। बिहार जो है वो मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है इंडिया का 2050 में, याद रखिएगा बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है 2050 में। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें ग्लोबल रैंक तो उसकी 22 है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बिहार के बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, असम 25वें रैंक के साथ, उत्तर प्रदेश 25वें रैंक के साथ एंड असम 28वें रैंक के साथ बना रहेगा, और बिहार का जो ग्लोबल रैंक होगा वो 22nd होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं लैंडस्लाइड एटलस, इंडिया का लैंडस्लाइड एटलस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रिसेंटली नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कहते हैं, ये एक इसरो की सब्सिडियरी अलायंस है जो कि काम करती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। इसरो के एम्बिट में उन्होंने रिलीज़ किया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, ये लॉन्च किया गया है। इसरो की एक सब्सिडियरी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, ठीक है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगर हम लोग इसको देखें तो बेसिकली एक लैंडस्लाइड को डिफाइन किया जाता है मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ द रॉक्स, जो कंप्लीट मूवमेंट होगी मास किसकी, तो रॉक्स की, डेब्रिस की और अर्थ डाउन अ स्लोप। बिल्कुल लैंडस्लाइड तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए यह जो एटलस है ना, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड क्या करेगा, बेसिकली रिस्क असेसमेंट। बेसिकली लैंडस्लाइड्स अगर कोई भी एटलस बनाया तो क्यों बनाया जाता है, तो देखिए रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई रिस्क है, कितना इंटेंसिफिकेशन लिस्ट का, मान लीजिए वहाँ कोई काम करना है, कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो हमें कितना अलर्ट रहना पड़ेगा या फिर हमें उसको करना है कि नहीं करना है, ये सब डिसाइड करेगा एटलस को देख करके, ठीक है ना। तो एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स आप इसको कह सकते हैं। तो एटलस जो है वो प्रोवाइड करेगा रिस्क असेसमेंट लैंडस्लाइड लोकेशंस का, लगभग 1998 से लेकर 2022 तक का पूरा एनालाइज करेगा, एक डाटा क्रिएट करेगा, और जितने भी रीजन्स हैं लगभग 17 स्टेट्स एंड 2 यूटीज जो है इंडिया के हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट के रीजन में वो इन्फेक्टेड है, उनके एटलस को ये डिज़ाइन किया गया है। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग बात करें जो कि जिनका एक्सपोजर से काफ़ी ज़्यादा है लैंडस्लाइड से, तो वो कौन कौन है ये समझ लेते हैं। रुद्रप्रयाग एंड टेहरी गढ़वाल रीजन आपको पता होगा, ठीक है। फिर त्रिशूर केरल वाला, फिर राजौरी जम्मू एंड कश्मीर एंड पलक्कड केरल वाला, ठीक है, केरल का रीजन। अगर हम लोग बात करें इंडिया की वल्नरेबिलिटी, कितना इंडिया अफेक्टेड है इससे, तो इंडिया जो है ना वो टॉप 4 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज ग्लोबली में आता है। और अगर हम बात करें वेयर एटलीस्ट 1 डेथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज रिपोर्टेड इन ईयर ड्यू टू लैंडस्लाइड इवेंट, तो लगभग इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप 4 में अपना जगह बनाता है। चौथे नंबर पे आता है लैंडस्लाइड से इफेक्टेड कंट्री में अगर बात करें तो लगभग एक डेथ इसका हमेशा हर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक डेथ इसका हमेशा लैंडस्लाइड की वजह से होता है, ठीक है। अब हम लोग इस लैंडस्लाइड को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें स्नो कवर्ड एरियाज को एक्सक्लूड किया गया है। साथ साथ में लगभग 12.6% ऑफ कंट्री का ज्योग्राफिकल लैंड एरिया जो कि 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है वो लैंडस्लाइड से प्रोन है, ये बताया गया है। लगभग 66.5% जो है वो लैंडस्लाइड्स वो रिपोर्ट किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन का है। लगभग 18.8% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का है, और लगभग 14.7% जो है वो वेस्टर्न घाट्स का है। तो इतना ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेंस में एक्सप्लेनेटरी नोट्स आए तब आप इसको यूज़ करके अपने आंसर को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लिथियम इन्फ्रेड रिसोर्सेस इन जम्मू एंड कश्मीर। लिथियम की जो सोर्स की बात हो रही थी, देखिए एक होता है लिथियम आयन बैटरी, जिससे हम लोग बैटरी बनाते हैं, जो कि बहुत कम पॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो GSI है, उन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया है लिथियम इन्फ्रेड
रिसोर्स को 6 मिलियन टन्स का रिसोर्सेस है लगभग। कहाँ पे? तो सलाल हाइमेना एरिया इन द रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है अब, उसमें 6 मिलियन टन की एस्टिमेट माना गया है कि ऐसा है वहाँ पे। और ये बताया गया है आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जीएसआई के द्वारा। ठीक है, जीएसआई की हेडक्वार्टर आप बता दीजिए, फाउंडर का नाम बता दीजिए अगर आप बताना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये जो रीज़न है वो सलाल हाइमाना एरिया जो कि रईसी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बेसिकली 51 मिनरल जो ब्लॉक्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। लिथियम एंड गोल्ड को उस स्टेट गवर्नमेंट में हैंड किया गया है। लगभग 51 मिनरल ब्लॉक्स वहाँ पे फाइंड किए गए हैं। अभी की बात कर ले तो इंडिया जो है करेंटली इंपोर्ट करता है, जितने भी लिथियम नीड्स है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए इस रीजन में बहुत ज़्यादा 6 मिलियन टन है अगर निकल जाता है तो इंडिया एक्सपोर्टर भी बन सकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है लगभग 1600 kg लिथियम इन मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो एक जगह तो डिस्कवरी हो चुका है, कहाँ पे? तो 1600 kg लिथियम का मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में मिला था। लिथियम रिजर्व की बात करें वो लार्ज क्वांटिटी में पाया गया है पहली बार हमारे कंट्री में, जम्मू एंड कश्मीर में। अब लिथियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जिसमें लिथियम इसको रेफर किया था समटाइम्स वाइट गोल्ड। लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा था। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर आपको बताते हैं, अगर आप जनरल साइंस में भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पोर्शन रखता है, हालांकि रखता है किसी भी स्टेट पीसीएस में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पोर्शंस को देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट घटना चक्र कर रखा है, आप उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। चलिए, तो जो लिथियम है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। किस चीज़ में डिमांड? आखिर किस में? तो रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में एंड सॉफ्ट सिल्वरी वाइट। और क्या है ये लिथियम जो है वो सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, सिंपल है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कुछ और पोटेंशियल साइट्स हैं लिथियम के और कहाँ कहाँ मिल सकता है इंडिया में लिथियम, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए लिथियम का बेल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए माइका बेल्ट कहाँ पे है। देखिए माइका क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। माइका जो होता है ना वो एक तरीके से इसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये पास नहीं होने देता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हीट की कंडक्टिविटी की तो ये बहुत अच्छा फाइन हीट कंडक्टर होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच पे यूज़ करते हैं बोर्ड पे, तो क्यों यूज़ करते हैं? इसका एक रीज़न है कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लीक नहीं करेगा सरफेस पे, तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन जो सिस्टम के अंदर हीट जनरेट हो रहा है ना वो लिबरेट हो जाएगा बाहर की तरफ। अगर वो बाहर निकल जाता है तो हमारा जो डिवाइसेस है वो सेफ रहेगा। तो माइका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। तो माइका बेल्ट की अगर हम बात करें कौन कौन है, तो राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये उसका बेल्ट है। तो कहाँ कहाँ पे देखिए लिथियम वहाँ भी मिल सकता है जहाँ पे ये सब मिल रहे हैं। तो एक आपको राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश एक पोटेंशियल साइट्स है लिथियम के लिए। साथ साथ में अगर हम पेगोटाइट बेल्ट की बात करें, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये भी एक बेल्ट है जहाँ पे आपको पोटेंशियल लिथियम मिल सकता है। फिर रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वो भी एक पोटेंशियल सोर्स हो सकता है। मेजर अगर हम लोग वर्ल्ड की मेजर ग्लोबल लिथियम रिजर्व की बात करें तो बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ये टॉप कंट्रीज हैं जहाँ पे लिथियम का रिजर्व है। बोलीविया आपको पता होगा साउथ अमेरिकन कंट्री है, अर्जेंटीना भी आपको पता होगा साउथ अमेरिकन कंट्री है, चिले, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, ये 5 टोटल टॉप लिथियम रिजर्व कंट्रीज हैं। लिथियम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो लिथियम ट्रायंगल एक रीजन है। देखिए ये कहाँ पे है, तो एंडिस माउंटेन के पास में है लिथियम रिजर्व, जहाँ पे मैक्सिमम लिथियम मिलता है। वो कहाँ कहाँ है? तो अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ठीक है, इसको मैं ट्रिक रखा था ABC, बस इतना ही याद रखिएगा। ABC स्टैंड फॉर लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। क्लियर है? अब इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। अब ये क्या है बेसिकली, यह जो यहाँ पे जो लिथियम का जो सोर्स है ना वो ट्राइंगल शेप में है। देखिए जैसे इस तरीके देखिएगा ना मैप पे तो इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिथियम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और आटाकामा डेजर्ट और उसके नेबरिंग एरिड रीजन में ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है वहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है लिथियम ट्रायंगल वो 54% वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व को कैरी करता है। तो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस बुक की सबसे ज़्यादा खासियत और मुझे सबसे अच्छा क्यों पसंद लगता है ये बुक, इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको कहीं भागने की गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ जो है हमारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनॉग्रेट किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। एक तरीके के एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ पे, टिकली विलेज जो हरियाणा में है, मार्च 25, 2023 को वहाँ पे ये अनाउंस किया गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। इसी के साथ साथ मिनिस्टर ने अनवेल किया है नेशनल एक्शन प्लान, बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस। बिल्कुल, अगर आपको डिजर्टिफिकेशन
या फिर लैंड डिग्रेडेशन को कम करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो आपको फॉरेस्ट्री एंड एफोरेस्टेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो एक एम्बिशियस प्लान है जो कि क्रिएट करेगा लगभग कितना, तो लगभग आपको 1400 किलोमीटर लॉन्ग, 5 किलोमीटर वाइड एक ग्रीन बेल्ट बफर बनाया जाएगा। 1400 किलोमीटर लॉन्ग होगा लेकिन 5 किलोमीटर वाइड होगा, याद रखिएगा, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये बफर को क्रिएट किया जाएगा कहाँ पे, तो अरावली माउंटेन्स रेंज जो है ना, जो कि अरावली जो कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली वाले बॉर्डर को कवर अप करती है, दिल्ली वाले रीजन को कवर अप करती है, उसमें 1400 किलोमीटर को लिया जाएगा और साथ में 5 किलोमीटर उसकी विड्थ होगी, उतने का क्रिएट किया जाएगा एक बेल्ट, ठीक है, जो ग्रीन बेल्ट होगा। इसके इनिशियल फेज की बात करें तो लगभग 75 वाटर बॉडीज होंगे जिसको रेजुविनेट किया जाएगा उस एरिया में, उस लोकेशंस में, उस कैचमेंट में। शुरू किया जाएगा 5 वाटर बॉडीज जो कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में है अरावली लैंडस्केप के। तो जो 1400 किलोमीटर लॉन्ग रेंज एंड 5 किलोमीटर लॉन्ग वाइड जो ग्रीन बेल्ट बनेगा, उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट टच होंगे उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको लगभग 5 वाटर बॉडीज़ को रेजुविनेट किया जाएगा। स्टार्ट किया जाएगा 5 वाटर बॉडीज से और टोटल 75 वाटर बॉडीज़ को रेजुविनेट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें, ये जो वाटर बॉडीज़ होंगे वो कवर करेंगे वही डिग्रेडेड लैंड को कहाँ पे, तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का, ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यह जो प्लान है वो इंस्पायर किया गया है अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से एक प्रोजेक्ट आ गया ना, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि अफ्रीका का है, उससे इंस्पायर्ड है। और ये बेसिकली रन कहाँ से, सेनेगल जो वेस्ट है से लेके डिजोबिटी ईस्ट तक ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है अफ्रीका में, और ये 2007 से लागू किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। इसको देख के ही इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को लाया गया है। किसको, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जिसमें 1400 किलोमीटर लेंथ की अरावली में स्ट्रिप बेल्ट लिया जाएगा, 5 किलोमीटर वाइड होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये। हम लोग बात करते हैं 18th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 के बारे में। बेसिकली जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो प्रेजेंट किया जाता है किस रिजल्ट पे, तो ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, GRPS के सर्वे पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इसको पब्लिश किया गया है जनवरी 2023 में। किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। ये आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक है। साथ साथ में कब, तो इसको एक एनुअल मीटिंग थी डेवोस स्विट्जरलैंड में, उसके अहेड में इसको लाया गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को। यह जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 है ना, वो 18वां एडिशन है। और बेसिकली यह जो रिपोर्ट है वो डिस्क्राइब करता है कि चेंजेस ऑकरिंग इन द ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो कैसे ग्लोबल जो लैंडस्केप का रीजन है वो कैसे ईयर बाय ईयर चेंज हो रहा है। अब हम लोग इस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 के की आउटकम्स को देखें तो बेसिकली यह रिपोर्ट बताता है कि पूरा वर्ल्ड है ना वो फेस कर रहा है दो सीवियर रिस्क बहुत ज़्यादा है। पहला है आपको, फर्स्ट रिस्क है आपको फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हम लोग, कम करने में, रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा है फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन, तो हम लोग एडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और मिटिगेट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये बात है नेक्स्ट डिकेड की पूरी प्रेडिक्शन है ये। अब इसी के साथ बात करें, इसी के साथ नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कॉलेप्स की वजह से होगा, और ये बढ़ता ही जाएगा, ये इसका की आउटकम्स है। कोविड-19 एंड यूक्रेन वॉर जो है वो ज़्यादा, कोविड-19 एंड यूक्रेनियन वॉर है, रशिया यूक्रेनियन वॉर जो, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को एडअप किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, ग्रोथ कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ये भी इससे इफेक्टेड है। अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए क्लाइमेट एक्शंस जो रीजन्स होते हैं, आदमी कब सोचता है क्लाइमेट के बारे में, जब आदमी स्टेबल रहे, थोड़ा सा मेंटेन रहे हर चीज़ में। अब वॉर लोकलाइज हो रहा है तो फिर आदमी इतना सोच नहीं पाता ना इन चीज़ों में। तो इसी के साथ साथ अगर हम लोग जो भी क्लाइमेट एक्शंस की बातें हैं, जो क्लाइमेट चेंज पे हम लोग बात रखते थे, उस पर हम लोग अब कंप्लीट बैठ नहीं पा रहे हैं ढंग से, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम एंड बायोटेक, ये एक तरीके से एक्सकवेट द इनइक्वालिटीज एंड डिजिटल डिवाइड इफ नो एक्शन टेकन टू मिटिगेट इट। देखिए बेसिकली क्या होता है, तो इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में यही पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम जो बायोटेक जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं ना, उससे और इनइक्वालिटीज़ आएगा, डिजिटल डिवाइड और बढ़ेगा। अगर हम लोग इसको मिटिगेट करने का कोई स्ट्रेंथ, कोई ऑप्शन नहीं लेते हैं, तो बेसिकली बात हो रही है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में। अब हम लोग को समझते हैं कुछ ऐसे रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही पब्लिश की जाती है, जैसे एनर्जी। देखिए ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछ देगा कौन किसके द्वारा किया था। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल IT रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 5 स्टार, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सारा निकाला जाता है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है, याद रखेगा। अब देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को कहा गया है। बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, कौन सा, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक ओपनिंग सेरेमनी फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। इसका अब जो FAO है उसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। दिसंबर 2022 में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ओपनिंग सेरेमनी फॉर इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट के लिए, ठीक है। इंडिया जो है ना वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा परसुएट कर रहा है कि हाँ मिलेट्स का यूज़ करना बढ़ाना होगा, मिलेट्स के बारे में इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से मूवमेंट चलाना चाहता है, अपने पोजीशन को रखना चाहता है, एक ग्लोबल हब में एक इमेज बनाना चाहता है किस चीज़ के लिए, मिलेट्स के लिए। तो इंडिया ने प्रपोज किया है, इंडिया का जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2018 में, तो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2023 जो ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 75वें सेशन जो था उसका चल रहा था, उसमें इसको माना गया कि हाँ चलिए 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स समझते हैं, मार्च 2021 में। अब मिलेट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। मिलेट्स एक खरीफ क्रॉप है, यह एक कॉमन टर्म्स है, कैटेगरीज है, जो स्मॉल सीडेड ग्रासेस एंड आर ऑफन टर्म्ड न्यूट्री सीरियल्स और ड्राई लैंड सीरियल्स। देखिए जो छोटे छोटे दाने वाले जो कोर्स फ्रूट्स होते हैं ना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, जो हल्का सा एरिड रीजन में कह लो या फिर जहाँ पे कम रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल लेस होता है वहाँ पे ये होते हैं, ठीक है। जैसे सोरगुम हो गया, पल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, रागी हो गया, और बहुत ज़्यादा दे आर ऑल्सो हार्डियर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप। तो देखिए मान लीजिए मतलब इवन समझ लीजिए पानी इनको ना के बराबर मिलेगा फिर भी वो सस्टेन कर जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इंडिया, नाइगर एंड चाइना ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का पूरे वर्ल्ड में। इसको तो आप याद रख ही लीजिएगा, इंडिया, देन नाइगर एंड देन चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इंडिया 39% प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का, नाइगर 11%, चाइना 9%, फिर नाइजीरिया है 7%। नाइगर एंड नाइजीरिया दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा 36, देखिए एरिड रीजन में ज़्यादा होगा, एरिड रीजन में तो राजस्थान में हो रहा है सबसे ज़्यादा 36%, फिर यूपी में 12%, कर्नाटक में 11%, गुजरात में 9%। तो आपको याद रखना है इंडिया यहाँ टॉप पे है, राजस्थान यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। ये दोनों चीज़ को आपको भूलना नहीं है, इंडिया एंड राजस्थान। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, ठीक है। अरावली का एक तो बेल्ट प्रोजेक्ट था ही साथ में ही, अब अरावली का सफारी पार्क प्रोजेक्ट आया है, उसमें समझ लेते हैं। देखिए कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने रेज किया कंसर्न लगभग 10,000 एकड़ की अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट को, जो कि प्रपोज है हरियाणा में। अब देखिए हरियाणा सरकार ने प्रपोज किया था कि 10,000 एकड़ की अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट को लाएंगे, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इस पर कंसर्न जताया कि नहीं देखिए आप करने तो जा रहे हो लेकिन इसके कुछ ना कुछ आपको रिजल्टेड बैकड्रॉप्स या फिर आप उसको एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो समझते हैं बेसिकली ये जो प्रपोज्ड एरिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी अरावली हिल्स पे बनाने की बात कही गई थी। इसको बनाने में वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट जंगल सफारी जो कि अरावली फाउंडेशन इसको सेटअप करने की बात की गई थी, और इस प्रोजेक्ट को अरावली फाउंडेशन ही सेटअप करेगा और मैनेज करेगा। इसी के साथ साथ जैसे अगर ह्यूमन फुटफॉल बढ़ जाता है उस एरिया में, ठीक है, वेहिकुलर ट्रैफिक एरिया अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ के जो फौना एंड फ्लोरा है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये बोलना है इन्वायरमेंटलिस्ट का। इंडिया का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर की अगर हम बात कर लें, इसको OECM कहते हैं। तो कहाँ है, तो एक है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गुरुग्राम में है, उसको डिक्लेयर किया गया इंडिया का पहला, याद रखिएगा, इंडिया का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर OECM। ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को OECM के कैटेगरी में रखा गया है। साथ में ही इसी के साथ साथ कुछ अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, अगर हम OECM की बात कर ले, टैग, तो यह एक कंजर्वेशन टैग है, डेजिग्नेशन है, किसी भी एरिया को दिया जाता है जो कि इफेक्टिव इन सिटू मतलब इंटरनल कंजर्वेशन ऑफ बॉडी आउटसाइड द प्रोटेक्टिव एरिया। तो देखिए मान लीजिए, देखिए ये समझ लीजिए एक एरिया है, ये उसका कोर हो गया, यहाँ पे जाना आपका एकदम मना है, रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन एक बेल्ट होगा जहाँ पे आप जा सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। तो उस एरिया में भी अब थोड़ा सा कंजर्वेशन की बात हो रही है, इसी को OECM एरिया कहेंगे, जहाँ पे कंजर्वेशन का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है उस जगह का, लेकिन उसमें कंजर्वेशन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यह जो दिया गया था, यह टैग जो दिया गया था वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको IUCN के द्वारा दिया गया था, ठीक है। वैसे एरियाज़ को दिया जाता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिच है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स को रेगुर भी कहते हैं, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, गुजरात महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिलेगा। तो देखिए वर्ल्ड सॉइल डे 2022 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया अपने पहले ग्लोबल स्टेटस ब्लैक सॉइल पे। इसमें क्या क्या फाइंडिंग हुआ है देखते हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो ग्रेटर रिस्क पे है इवन ड्यू टू क्लाइमेट रिस्क, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड यूज चेंज की वजह से। तो ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है सॉइल टाइप में। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट रिस्क, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड यूज चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से। ब्लैक सॉइल जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लगभग 10% ऑफ टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल के ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में ही होता है। अगर हम लोग ब्लैक सॉइल को प्रॉपरली एटेन्यूएट करें, प्रॉपरली अटेंशन में रखें, प्रॉपरली केयर करें तो लगभग 10% जो होता है सॉइल का टोटल कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करेगा। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करेगा। ब्लैक सॉइल जो है वो लगभग 2.86% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड हैड 17.36% ऑफ क्रॉपलैंड का एरिया है, ये याद रखिएगा। अब साथ साथ बात करें, लगभग 8.05% ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड, तो ब्लैक सॉइल जो है वो लगभग 8% जो है ना वो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड लगभग 30% जो है ना वो ग्लोबल क्रॉपलैंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का रेंज में आता है। ये आप समझ लीजिए। इंडिया में ये 2.86% एंड 17.36%, पूरे वर्ल्ड में 8% एंड 30%। ब्लैक सॉइल जो होता है वो क्विकली अपने सॉइल के ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक्स को लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल नेचर ऑफ द ब्लैक सॉइल एंड दे आर गेटिंग अफेक्टेड विद क्लाइमेट क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड यूज चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साइम इनिशिएटिव के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नए इनिशिएटिव, साइम इनिशिएटिव इसको कहते हैं, उसके बारे में। बेसिकली साइन स्टैंड फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम, इसको साइम कहते हैं। तो बेसिक इसका जो आइडिया है, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो है ये है कि हमें मैनग्रोव को कंजर्व करना है, इसके लिए इनिशिएटिव चलाया गया है और इसको सुंदरवन मैनग्रोव रिस्टोरेशन में भी एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग साइम इनिशिएटिव के बारे में कुछ जानते हैं। यह एक कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। कम्युनिटी बेस्ड कहने का मतलब इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होंगे बेसिक, और साथ साथ में जिसके तहत फार्मर्स प्लांट करेंगे मैनग्रोव ट्रीज़ का, जहाँ पे श्रिम्प पॉन्ड्स होते हैं ना, उस पॉन्ड्स के आसपास प्लांटिंग भी करेंगे, मैनग्रोव का कंजर्वेशन भी करेंगे। साइम इनिशिएटिव जो है वो फार्मर ने कल्टिवेशंस ऑफ श्रिम्प 30 हेक्टेयर, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है ना, 30 हेक्टेयर जो मैनग्रोव वाला एरिया उसमें उन्होंने लिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ श्रिम्पिंग कल्टिवेशन के साथ साथ श्रिम्पिंग जो उनका वो प्लांटेशन करेंगे, जो श्रिम्पिंग पॉन्ड्स जो है उसके साथ साथ मैनग्रोव्स का प्लांटेशन करेंगे और 30 हेक्टेयर जो लैंड होगा उसको ये लोग फिर से मैनग्रोव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में, इंडिया एंड बांग्लादेश, किसके कोलैबोरेशन विद ग्लोबल नेचर फंड, बांग्लादेश इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बिट्स के द्वारा। अब हम लोग थोड़ा सा सुंदरबन डेल्टा के बारे में जान लेते हैं। सुंदरबन जो है वो लोकेटेड है गंगास, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर के डेल्टा पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, देखिए मेघना रिवर, गंगा, पद्मा रिवर, पद्मा, मेघना। मेघना रिवर क्या होता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा आके मिलती है तो उसके बाद जो वो बांग्लादेश में फ्लो करती है उसको कहते हैं मेघना रिवर। ठीक है, पद्मा कहते हैं गंगा को इन बांग्लादेश। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो मेघना रिवर डेल्टा है बे ऑफ बंगाल में, साथ साथ में ये जो डेल्टाइक रीजन है ना वो बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट को कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। 40% ऑफ सुंदरबन जो है ना वो इंडिया में लाई करता है और बाकी सारा जितना है मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेश में लाई करता है। सुंदरबन डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987 में इंडिया में और 1997 में बांग्लादेश में। अब हम लोग बात करते हैं COP15 के बारे में। रिसेंटली 15वां कन्फ्रेंस हुआ है, कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको COP15 कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके तहत कुनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको GBF भी कहते हैं, उसको अडॉप्ट किया गया। कुनिंग बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है COP15 के तहत। ठीक है, अब हम लोग COP15 को समझते हैं। बेसिकली यह एक कॉन्फ्रेंस है जो कंक्लूड किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में। चेयर्ड किसके द्वारा किया गया था, चाइना के द्वारा किया गया था और होस्ट किया गया है कनाडा। फर्स्ट फेज टुक प्लेस इन कुमिंग, चाइना एंड सेकेंड फेज हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। बेसिकली यह रेनफोर्स किया है जो कमिटमेंट है हमारा कि कैसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस को एड्रेस करेंगे, एंड जो हमारा कुमिंग डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया गया है लगभग 100 कंट्रीज़ के द्वारा। की टारगेट क्या है GBF का, तो GBF जो है, GBF मैं आपको एक बार फिर से मेंशन कर दूं, GBF स्टैंड फॉर कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। उसके तहत 100 कंट्रीज़ इसको अडॉप्ट करेगी। साथ साथ में ही ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत
4 गोल रखा गया है एंड और साथ साथ में 23 टारगेट को रखा गया है 2030 तक। गोल्स क्या क्या है ये समझ लेते हैं। तो जो 4 गोल है उसको समझते हैं। गोल ए क्या है, halting human induced extinction of threatened species and reducing the rate of extinction of all species tenfold by 2050। ठीक है, तो देखिए 2050 तक जितने भी ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शंस हैं, जो थ्रेटेंड स्पेसीज हैं, जो स्पेसीज अब तक थ्रेटेंड में हैं, उनको रोका जाएगा 2050 तक। गोल बी क्या है, गोल बी को देख लेते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करेंगे, रेकलेस यूज़ नहीं करना है। ऐसे यूज़ करना है कि हमारे फ्यूचर बींग्स आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहे। गोल सी क्या है, फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक्स रिसोर्सेज एंड डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। बेसिकली जो हम लोग जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे ना, उसका फेयर शेयरिंग करेंगे, कहीं भी रेकलेसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। गोल डी क्या है, बेसिकली एडिक्वेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड बी एक्सेसिबल टू ऑल पार्टीज पर्टिकुलरली लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए बेसिकली जो GBF हम लोग एश्योर करेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा हमारा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। सारे जो छोटे बड़े कंट्रीज़ हैं, जो छोटे लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं या छोटे डेवलपिंग आइलैंड नेशंस हैं, उन सब के पास पहुँचना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 30x30D लेक है, उसको समझते हैं। बेसिकली हमें रिस्टोर करना है 30% जितने भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है ग्लोबली, चाहे वो लैंड पे हो या सी पे हो, 2030 तक। तो ये 30x30 डील है। ठीक है, ये 30% रिस्टोर करना है डिग्रेडेड इकोसिस्टम को ग्लोबली, लैंड एंड सी पे 2030 तक। फिर कंजर्व एंड मैनेज करना है 30% हमारे इकोसिस्टम का, टेरेस्ट्रियल हो या फिर इनलैंड वाटरवेज हो या फिर कोस्टल एंड मेराइन हो 2030 तक। ये हमारा 30x30 डील है। साथ साथ में हमें रिस्क रिडक्शन करना है। किस चीज़ से, तो जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसका कम से कम 50% रिस्क रिडक्शन करना है 2030 तक। उसी के साथ ग्लोबल फुटप्रिंट्स ऑफ कंजम्पशन जो हमारा है उसको 2030 तक कम करना है। फिर जब इतना करेंगे तो हमें सिक्योर एंड सेफ लीगल एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पेसीज बाय 2030 तक, इसको भी एश्योर करना है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहते हैं। यह एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बहुत सारे कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कि ओपन किया जाता है अर्थ समिट पे। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो 1992 को उसको खोला गया था। और ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के एम्बिट में आता है। जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहते हैं, यह एक मल्टी लैटरल ट्रीटी है जिसको ओपन किया गया था, सिग्नेटरी साइन किया गया था। और मल्टी लैटरल ट्रीटी है, अर्थ समिट पे रियो डी जेनेरियो में 1992 में इसको खोला गया था। और ये किसके एम्बिट में आता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के एम्बिट में आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं COP27 के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ समझिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली यह एक क्लाइमेट चेंज पे फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, जो कि जितने भी ह्यूमन कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं क्लाइमेट सिस्टम के साथ, उसको हटा के स्टेबलाइज करके ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको साइन किया गया 154 स्टेट्स के द्वारा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCED के बाद अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसके एम्बिट में। ठीक है, तो इतना ही समझना है। बेसिकली हम लोग बात करें UNFCCC के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह एक मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट इन्वायरमेंटलिज्म से रिलेटेड है। इसको ड्राफ्ट किया गया था 9 मई 1992 को और साइन किया गया है जून 1992 या फिर आप समझ लीजिए 93 में। लोकेशन इसका हेडक्वार्टर का रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, दोनों जगह। इफेक्टिव हुआ है 1994 से। ठीक है, चलिए टोटल सिग्नेटरीज 100 पार्टीज 198 कंट्रीज है, सिग्नेटरीज 165 है। चलिए तो COP27 के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस साल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, जिसको COP कहते हैं, UNFCCC का कंक्लूड हुआ है 27वां एडिशन। कहाँ पे, तो शर्म शेख इजिप्ट में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हुआ है। अब COP27 के बारे में जान लेते हैं। यह हेल्ड किया गया 6 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच में। कहाँ पे, तो शर्म शेख इजिप्ट की जगह है एक, वहाँ पे। पहला COP हेल्ड कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में हुआ था। COP26 कहाँ पे, तो ग्लासगो UK में हेल्ड हुआ है। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज 28 जो है वो हेल्ड होगा दुबई UAE
30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक, जो कि ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लोग COP 27 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें कंसर्न रहा है। तो इसका एजेंडा क्या था COP 27 का? तो मिटिगेशन का एजेंडा था कि वर्ल्ड जो है ना वो ट्रैक पे नहीं है। जो पेरिस एग्रीमेंट था कि हमें कैसे भी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को लिमिट करना है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, उस पर पूरा दुनिया चल नहीं पा रहा है। उस पर उसका जो एम है उससे वो भटक चुका है। तो बेसिक एजेंडा है हमको उसको ट्रैक पे लाना है। तो बेसिक एडाप्टेशन की बात करें COP 26 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, शर्म शेख जो वर्क प्रोग्राम है उसको स्टेब्लिश किया गया 2023 में। बेसिकली ये ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन GGA जिसको कहते हैं उसको सेटअप करेगा, रोबस्ट करेगा ट्रैकिंग मैकेनिज्म को, कैसे हम लोग ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें, जो पेरिस एग्रीमेंट था उस पर। फिर फिनांस की बात कर लेते हैं। COP 26 ने जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने US 100 बिलियन टारगेट किया था क्लाइमेट फिनांस के लिए। फर्स्ट डिटरमाइन किया गया था 2009 में, उसके बाद डिलीवर किया गया, इसको एक्सपेक्टेड डिलीवरी रखा गया है 2023 तक। लॉस एंड एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉस एंड डैमेज फंड भी बनाया गया है इसमें। COP 26 में G77 एंड चाइना नेगोशिएटिंग ब्लॉक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 80% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन के। उन्होंने डिमांड किया है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनेगा फिनांस फैसिलिटी से। बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर लॉस हो चुका है। ठीक है, तो कंपनसेटरी फंड है, तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनको कुछ फंड करेंगी। उनके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से जो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज इन्फेक्टेड हैं उनके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं COP 27 के लिए, जो कि 2022 इजिप्ट में जो हुआ वो था मैनग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट, MAC क्या है? यह एक इनिशिएटिव है जिसको चलाया गया था UAE एंड इंडोनेशिया, जिसको लीड किया गया था UAE और इंडोनेशिया के द्वारा। लेकिन इसमें कौन कौन कंट्रीज और इंक्लूडेड था? तो इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। ठीक है, बेसिकली ये एडुकेट करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड कि कैसे हमें मैनग्रोव्स हमें हेल्प करता है ग्लोबल वार्मिंग और उसके पोटेंशियल को कम करने में। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में। तो याद रखिएगा ये एक तरीके से मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये बता रहा है। अब अगर हम लोग बात करें मैनग्रोव अलायंस एंड क्लाइमेट जिसको MAC कहते हैं, तो उसमें UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट ने प्लेस किया है कि लगभग 100 मिलियन मैनग्रोव्स को वो 2030 तक लगाएंगे। ठीक है, एक अवेयर प्रोग्राम आया था। अवेयर में क्या था? एक्शन फॉर वाटर एडाप्शन एंड रेजिलियंस। तो अवेयर इनिशिएटिव है जिसको ड्राफ्ट किया गया था COP 27 के एम्बिट में ही, प्रेसिडेंसी में ही, जो सपोर्ट करेगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लाइमेट एक्शंस और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को बताती है। वो लॉन्च किया गया है 14 नवंबर 2022 को। यह एक इनिशिएटिव है जो कि दैट विल चैम्पियन इनकल्सिव कोऑपरेशन टू एड्रेस वाटर रिलेटेड चैलेंजेस। तो वाटर से रिलेटेड जो भी चैलेंजेज हैं उसको ये रिलेट करेगा और उसके सॉल्यूशंस को बताएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेज आ रहे हैं वाटर टेबल में उसको। ठीक है, अब देखिए लॉस एंड डैमेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड के बारे में सोचते हैं, IRAF के बारे में। यह लॉन्च किया गया था कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। कहाँ पे? तो इंडियन पवेलियन COP 27 शर्म शेख इजिप्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना COP 27 में जो डिसीजंस लिए गए हैं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेके, उसके बारे में थोड़ा जानकारी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो IRAF जो है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। इसमें क्या हो रहा है? यह एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, बहुत सारे इसमें डोनर होंगे जो स्टेब्लिश किए हैं सपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंदर में एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको UNDRR कहते हैं, उसके एम्बिट में यह मैनेज किया जाएगा आपको बेसिकली यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के द्वारा, यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस के द्वारा, इसको UNMPTFO भी कहते हैं, जिसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल शील्ड प्लान के बारे में, तो बेसिकली ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है? ग्लोबल शील्ड प्लान एक फंडिंग मैकेनिज्म होगा जो प्रोवाइड करेगा फंडिंग उस कंट्रीज़ को जो सफ़र कर रही हैं क्लाइमेट डिजास्टर से। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल अभी हुआ ना नुशांत्रा, क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तमिलनाडु क्यों ला रहा है नई नई पोजीशंस? तमिलनाडु का कुछ गांव डूब रहा है, क्यों डूब रहा है? क्लाइमेट चेंज से। तो इसके कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है ग्लोबल शील्ड प्लान के? तो ग्रुप 7 जो G7 कंट्रीज़ है, और साथ साथ में V20 को कहते हैं वल्नरेबल 20, वैसे कंट्रीज जो इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, अब देखिए वल्नरेबल 20 के बारे में समझ लेते हैं। वल्नरेबल 20 जो है वो ग्रुप है जो कि इनॉग्रेशन मीटिंग इस्टेब्लिश करते हैं और बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। ठीक है, बेसिकली मिनिस्टर्स ऑफ फिनांस ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम 2015 में लीमा पेरू में इसको
सेटअप किया गया, ठीक है। टोटल मेंबर एज ऑफ नाउ 58 नेशंस हैं। इंडिया अभी इसके मेंबर नहीं है, इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, ये इस बात का याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म के बारे में कुछ समझ लेते हैं। UNFCCC जो है वो लॉन्च किया था पहला जॉइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर 2023 से 27। तो 23 से 27 तक लॉन्च किया गया पहला जॉइंट वर्क प्रोग्राम, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। बेसिकली यह जो प्रोग्राम होगा वो फोकस करेगा हाई पोटेंशियल सेक्टर्स और हाई पोटेंशियल एक्शन अक्रॉस वाटर एनर्जी। किसके किसके अक्रॉस एक्शन लेना है, एक्शन रखना है? वाटर, एनर्जी, फूड, इंडस्ट्रियल, बाकी सारे सिस्टम पे। अब बात करेंगे हम लोग ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के बारे में, इसको गोवा कहते हैं। COP27, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नए कंट्री जो इंक्लूड हुए हैं COP27 में, जैसे जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, US, ऑस्ट्रेलिया, ETC। इन्होंने ज्वाइन किया है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। क्या ज्वाइन किया है? तो इन्होंने ज्वाइन किया है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। किस चीज़ के लिए? तो ये रैम्प करेंगे ऑफशोर विंड, जो ऑफशोर विंड्स होते हैं ना, उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा क्लाइमेट और एनर्जी में जो क्राइसिस आने वाला है, आने वाले समय में हो सकता है कोल डिप्लीट कर जाए, तो एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑफशोर विंड को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के बारे में, तो ये जो अलायंस है वो इनिशिएट किया गया था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसको IRENA कहते हैं, ठीक है। डेनमार्क एंड द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसके द्वारा किया गया है। तो जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है वो डेनमार्क की है, एंड ग्लोबल विंड एनर्जी, दोनों मिलकर इसको स्टार्ट किया था। किसको? तो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस को। क्लियर है? अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे 19th COP ऑफ साइट्स। साइट्स स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ऑल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन। याद रखिएगा, साइट्स को हम लोग कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको हम लोग वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। यह एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, हर चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करती है वैसे स्पीसीज की, वैसे प्लांट्स की, वैसे एनिमल्स की जिनकी लाइफ पे, जिनके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट्स है इंटरनेशनल ट्रेड्स में, ठीक है। तो रिसेंटली जो है 19वां कन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को हेल्ड किया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 19वां पार्टी को समझ लेते हैं। 19वां जो COP19 हुआ है उसके बारे में, इसको हेल्ड किया गया 14 से लेकर 25 नवंबर 2022 को। कहाँ पे? तो पनामा में हुआ हेल्ड। इसका एम क्या था? बेसिकली जो रिड्यूस करना है रिस्क को, जो फ्यूचर जोनोटिक्स डिजीज़ हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज़ होते हैं, या बेसिकली ये तो होते हैं एनिमल डिजीज़ हैं ये जोनोटिक्स, तो उसको हमें उसके रिस्क को रिड्यूस करना है। अब हम लोग इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट विद साइट्स COP19 देख लेते हैं, इंडिया का क्या रिलेशन है अभी। तो बेसिकली इंडिया जो है वो वोट किया है अगेंस्ट अ प्रपोजल ऑफ टू ओपन द इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवरी एट ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस ऑन द साइट्स। तो बेसिकली देखिए, आइवरी ट्रेड तो आपको पता ही होगा, आइवरी ट्रेड जो होता है एलिफेंट्स का, उसके अगेंस्ट में एक प्रपोजल इंडिया लेके आया है। ये तो हमेशा इंडिया इस सब चीज़ में आगे रहता है। अगर हम लोग बात करें तो आइवरी ट्रेड जो है वो पूरा का पूरा ग्लोबली बैंड है 1989 से ही, जहाँ पे सारे अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन को साइट्स अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। याद रखिएगा, साइट्स अपेंडिक्स 1 में गया है। साइट्स आपको पता होगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वैसे स्पीसीज का ख्याल रखना है, वैसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं उनका जो सेल, बायन सेल होता है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसको रोकना है बेसिक, ठीक है। तो इंडिया भी सपोर्ट किया है जो आइवरी ट्रेड होता है अफ्रीकन एलिफेंट का, उस पर, ठीक है। COP19 की बात करें तो 2 इंडियन टर्टल स्पीसीज, 2 इंडियन टर्टल स्पीसीज हैं। पहला है द रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, जिसको बातागुर कछुआ भी कहते हैं, कछुआ कहिए, और साथ साथ में लेथ्स सॉफ्ट सेल टर्टल, जिसको निल्सोनिया लेथी भी कहते हैं। इन दोनों पे इंडिया ने अपना 2 स्पीसीज को अपेंडिक्स 1 में डाला है, ठीक है। किसके? तो साइट्स के, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, रेड क्राउन रूफ जो टर्टल है वो एक नेटिव है इंडिया का, इंडिया में भी मिलता है, नेपाल में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में। अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत, तो ये बताते हैं कि इंडिया और गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में बहुत पाया जाता है। एट प्रेजेंट की बात करें, नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी जो है वो एकमात्र ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे स्पेसीज पाया जाता है सब्सटेंशियल नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है। साइट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और जान लेते हैं तो ये ड्राफ्ट किया गया था एज रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एडॉप्टेशन इन 1963 में, फोर्स में आया 1975 में। साइट्स का सेक्रेटेरिएट जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के एम्बिट में। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंडिया होस्ट किया था COP3 1981 में, ठीक है। चलिए अब आगे से देख लेते हैं और थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया बायो इकोनॉमी
रिपोर्ट के बारे में 2022 के बारे में। बेसिकली बायो इकोनॉमी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये एक प्रोडक्शन ऑफ किसका है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोर्सेस हैं उसको अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग बायोलॉजिकल सोर्सेज तो उसी को हम लोग बायो इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बेसिकली इसमें और भी हम समझेंगे जैसे कैसे हम इस रिसोर्सेज को कन्वर्सेशन करेंगे और डिफरेंट वेस्ट स्ट्रीम्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड हो गया, फीड हो गया, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गया और बायो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग बात करें इंडिया के बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 की, तो उसको रिलीज किया गया जुलाई 19, 2022 को। रिलीज किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनको मिला हुआ है मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस का, MOES का, ठीक है। रिपोर्ट जो है इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, इसको प्रिपेयर किया किस पर्पज से गया है, मेक इन इंडिया फैसिलिटेशन सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जिसको BIRAC कहते हैं, बाय एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड इंटरप्राइज एबल, ठीक है। इनके साथ एसोसिएट करके इसको प्रिपेयर किया गया। अब अगर हम लोग इसके की हाइलाइट्स को देखते हैं तो इंडिया का बायो इकोनॉमी जो 2021 में रजिस्टर किया गया था 14.1% ग्रोथ ओवर 2020। इंडिया का बायो इकोनॉमी फॉर द पीरियड जनवरी से दिसंबर 2021, उसकी वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो एस्टिमेटेड 80.12 बिलियन ओवर 70.02 बिलियन इन 2020। इंडियन बायो इकोनॉमी शेयर अगर हम बात करें इंडिया के GDP में तो लगभग 2.6% है 2021 में। इंडिया के पास सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ US FDA है, ठीक है, जो कि अप्रूव्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो कि USA के बाहर। किसी भी एज पर द रिपोर्ट इंडिया के अगर बायो इकोनॉमी टच करेगी लगभग 300 बिलियन US डॉलर 2030 तक, 80 बिलियन US डॉलर जो 2021 में है वो 300 बिलियन डॉलर होने जा रही है 2030 तक। ये था हमारा इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। अगर हम लोग बात करें रामसर कन्वेंशन, अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर में मूव करते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स COP14 कॉन्फ्रेंस के तहत इसमें बात हुई। रिसेंटली 14th मीटिंग हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को COP पे कहते हैं। COP14 के तहत रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड्स में है उस पर डिस्कस हुआ है, स्टेट ऑफ वेटलैंड्स में जो टोटल ग्लोबल एफर्ट है उसके बारे में। रामसर कन्वेंशन अगर हम लोग वेटलैंड्स की बात करें COP14 के बारे में तो हेल्ड किया गया था 5 से 3 नवंबर 2022 को। होस्ट किया गया था वुहान, चाइना एंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड, हाइब्रिड फॉर्मेट में। अगर हम लोग बात करें कि इस COP14 का थीम क्या था तो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसका थीम था। फिर वर्ल्ड वेटलैंड नेटवर्क WWN ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इसमें। COP14 का जो एम था वो बेसिक था कि कैसे हम लोग पीपल एंड नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, कैसे हम लोग एक्शंस पे कॉल करेंगे इन दोनों के एग्जिस्टेंस में। अगर हम लोग बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस पार्टी के बीच में वुहान डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया एंड साथ साथ में एक रिपोर्ट बनाया गया रामसर साइट पे, ठीक है। ये था हमारा रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स COP14 कॉन्फ्रेंस। अब हम लोग बात करेंगे द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट के बारे में। किसके बारे में, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट। यह रिलीज किया गया नवंबर 14, 2022 को। और रिलीज किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड्स मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसको स्केप कहते हैं। UN इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, स्केप कहते हैं। एशियन कंट्रीज इनकर्ड फिनेंशियल लॉसेस वर्थ लगभग $13.35.6 बिलियन 2021 में बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स। जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो इन्फेक्टेड रहे हैं फिनेंशियल लॉसेस से लगभग $35.6 बिलियन 2021 में, जिसमें फ्लडिंग का जो इवेंट है बाय फार सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है फ्लडिंग से एशिया में, फैटलिटीज़ एंड इकोनॉमिक डैमेज दोनों को कंसीडर करें तो। इंडिया की सफ़र की बात कर लेते हैं, लगभग टोटल लॉस $3.2 बिलियन था फ्लडिंग से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड अगर हम लोग बात कर ले इसी में तो स्टॉर्म की भी बात है। स्टॉर्म भी एक सिग्निफिकेंट डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज किया है स्पेशली इन इंडिया। $4 की 4.4 बिलियन है। उसके बाद चाइना $3 बिलियन का लॉस हुआ है चाइना को। फिर जापान $2 बिलियन का लॉस है। 5 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं, तौकते, यास, गुलाब, शाहीन, जावेद। गुलाब आपको पता होगा नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया, याश ओमान के द्वारा दिया गया, फिर तौकते म्यांमार के द्वारा दिया गया। फिर आप बताइए मुझे शाहीन और जावेद किसके द्वारा दिया गया नाम, ठीक है। यह ऑकर किया गया था इंडिया में 2021 के वक्त में विथ मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड। लगभग जो मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड थी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 34 नॉट्स थी। नॉटिकल माइल्स नॉट्स जो होता है वो स्पीड होता है विंड का, ठीक है।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में, ठीक है। इसको समझते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के बारे में। देखिए बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है ना वो रिलीज किया गया COP27 के द्वारा। इसमें 59 कंट्रीज़ को एसेस किया गया, जिसमें यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शंस पे बात हुआ। बेसिकली इसमें फैक्ट्स क्या क्या थे CCPI में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक जो आया है वो आया है 10th इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। 8वां आया था 2022 में 10th था। अभी जो है इम्प्रूव किया है, 8th रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 8th पोजीशन पे है। क्लाइमेट चेंज में एक्शन किस तरीके से ले रहा है इंडिया। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो ये बेसिकली इसका एम होता है कि कैसे हम ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करेंगे इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़ पे, और इनेबल करेंगे कि कैसे हमारा जो क्लाइमेट की वजह से लॉस हो रहा है उसमें प्रोटेक्शनल एफर्ट्स हम लोग ले रहे हैं, और प्रोग्रेस जो हम लोग बना रहे हैं इंडिविजुअल कंट्रीज़ के बारे में वो कैसा एफर्ट रह रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 4 कैटेगरीज जिसमें 14 इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो 40% होते हैं ओवरऑल स्कोर के, फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना एफर्ट हो रहा है वो 20% होते हैं ओवरऑल स्कोर के, फिर एनर्जी यूज़ की बात करते हैं वो भी 20% होते हैं ओवरऑल स्कोर के, एंड देन क्लाइमेट पॉलिसी पे कितनी वो कंट्रीज़ बात कर रही है वो भी 20% होता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में, और बेस्ट रही है अमॉन्ग G20 कंट्रीज़ में बेस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया एकमात्र G20 कंट्रीज़ है जो टॉप 10 रैंक में है, ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को, फिर से डेनमार्क, स्वीडन, चिली एंड मोरक्को जो है वो एकमात्र 4 स्मॉल कंट्रीज़ हैं जो कि रैंक किए हैं इंडिया से एज ए 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन, 6th एंड 7th पोजीशन रेस्पेक्टिवली। याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा जो है ना किसी को अवार्ड दिया ही नहीं गया है। ये माना गया है कि पहला, दूसरा और तीसरा जो रैंक है ना वो कोई डिज़र्व नहीं करते हैं, लेकिन 4th डेनमार्क, 5th स्वीडन, 6th चिली, 7th मोरक्को एंड 8th इज़ इंडिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की तो इंडिया जो है वो ट्रैक पे है और 2030 तक इमिशंस टारगेट को वो मीट करेगा, कंफर्टेबल है, वेल बिलो 2 डिग्री सेनेरियो को वो फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया का रैंक 8 है, ठीक है। टॉप 1 to 3 कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर पे, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट। लॉन्च किया गया 18 मई 2022 को। फोकस इसका है कि कैसे क्लाइमेट इंडिकेटर्स जैसे कि टेम्परेचर, ओशन हीट, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, सी आइस ग्लेशिएशन एंड एक्सट्रीम वेदर्स को हम लोग बेसिकली इंडिकेटर्स मानेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। अब देखिए इस जो रिपोर्ट है उसकी हाइलाइट्स क्या है मेजर। यह रिपोर्ट कंफर्म करता है कि पास्ट 7 ईयर्स में हम लोगों की जो क्लाइमेट रहा है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रहा है वो सबसे वार्मेस्ट रहा है 7 सालों में, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबरशिप टोटल 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, इस बात का ध्यान रखना है। यह ओरिजिनेट करता है बेसिकली, ये किसके एम्बिट में आता है, वो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1873 वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के तहत से। हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतना ही जानना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 4 की हाइलाइट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। वो है आपको ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, सी लेवल राइज, ओशन हीट एंड ओशन एसिडिफिकेशन, और ये चारों है, ठीक है। ग्लोबल मीन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। 2021 में यह कितना था, लगभग 1.11 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस था, एबव द 1850 से 1900 प्री इंडस्ट्रियल एवरेज में अगर हम लोग बात करें तो, जो कि उससे ज़्यादा है, लगभग 1.11 प्लस माइनस 0.13, या तो 1.11 प्लस वो 0.13 कर लीजिए या फिर 1.11 माइनस 0.13, इसी के रेंज में वो लाई किया है। ग्लोबल मीन सी लेवल की बात करें तो ये एक नए रिकॉर्ड पे पहुंच गया है, हाई हो गया है, लगभग 4.5 mm पर ईयर ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशिएशन एक्टिविटी, ग्लेशियर जो पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग वजह से, इसलिए, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 के बारे में। यह रिलीज किया गया मई 2, 2022 को। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है बाई एनुअली, ठीक है। अब देखिए स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट
2022 की बात करते हैं तो लगभग फॉरेस्ट कवर 31%। देखिए इंडियन, एक तो चीज़ आप समझ लीजिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके बारे में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो 2 पेज की नोट्स मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वो लेके ले लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट कवर 31% हुआ है अर्थ के लैंड सरफेस पे, जो कि 4.6 बिलियन पर एनम है, पीए है। अगर हम बात करें 420 MHA, ठीक है ना, फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट हुआ है बिटवीन 1990 से लेकर के 2020 तक डिफॉरेस्टेशन की वजह से। कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 124 मिलियन ज़्यादा लोग हैं जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में आए हैं कोविड-19 के बाद, एंड दिस में हैव लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट्स ऑन द वुड वेस्ट फ्यूल। तो जितना ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ेगा लोग वुड की तरफ भागेंगे, ठीक है। हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फ्यूल को, तो फिर बिल्कुल होगा डिफॉरेस्टेशन और रेट इंक्रीज़ होगा। अब चलते हैं हमारा ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 जो आया है उसको समझते हैं। बेसिकली ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम एक जॉइंट कन्वेनिंग है जो कि 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, जिसको CM13 कहते हैं, एंड 7th मिशन इनोवेशंस मिनिस्ट्रियल MI7 जिसको कहते हैं, इसके द्वारा इन दोनों के कन्वेंस में है ये, ठीक है। जो होस्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन, पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कब से कब तक, तो 21 से लेकर 23 सितंबर 2022 तक। कौन सा है ये? द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर बुक में दे रखा है तो जान लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम लोग ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 की बात करें तो ये 25 रिकमेंडेशंस देता है फॉर लीडर्स टू डिस्कस द ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो बेसिकली ये क्लीन एनर्जी एक्शंस पे बात करता है। क्लीन एनर्जी एक्शंस के लिए ये 25 रिकमेंडेशंस को सजेस्ट करता है जो लीडर्स हैं उनको। रिलीज किसके द्वारा किया था ये समझते हैं। रिलीज किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा, द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA उसके द्वारा, एंड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के द्वारा। इसका बेसिक प्राइमर फोकस क्या है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करना, कि किस चीज़ के लिए? हमारे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशंस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो 8% 2022 में है। इसी को पुश करना है 300 गीगावाट बैरियर को। फर्स्ट टाइम जो है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करो कि हमें ऑलमोस्ट 225 मिलियंस होम्स को हम लोग आराम से इससे सस्टेन कर पाएँ, ठीक है। लगभग 5 इंडस्ट्रीज़ को एग्जामिन किया गया इस रिपोर्ट में, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट 60% वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को, तो उसको एग्जामिन किया गया किस रिपोर्ट के तहत? तो वो रिपोर्ट था आपको ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के बारे में। इसको रिलीज किया गया 17 फरवरी 2022 को। रिपोर्ट का टाइटल था नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। ऑब्जेक्टिव था 2022 के रिपोर्ट का आइडेंटिफाइज एंड ऑफर सॉल्यूशंस टू 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज़। कौन कौन सा 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है? नॉइज पॉल्यूशंस, वाइल्ड फायर्स एंड फेनोलॉजिकल शिफ्ट्स जो होते हैं उनको। फ्रंटियर रिपोर्ट्स सबसे पहली बार पब्लिश किया गया 2016 में। ये चौथा एडिशन था। यह रिपोर्ट जो था वो डिवाइडेड किया गया 3 सेगमेंट में। कौन कौन सेगमेंट में? तो नॉइज पॉल्यूशन में, फेनोलॉजिकल शिफ्ट्स में एंड देन वाइल्ड फायर में। अब की हाईलाइट्स देख लेते हैं। 5 इंडियन सिटी है जिसको इसमें रैंक किया गया है, जो कि 5 इंडियन सिटी हैं जो कि सबसे नॉइजेस्ट सिटीज़ हैं वर्ल्ड के। आसनसोल, वेस्ट बंगाल, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड मुरादाबाद। नॉइजेस्ट सिटी की अगर हम बात कर ले, रैंक की बात कर ले, तो ढाका बांग्लादेश 119 डेसिबल, आप समझ लीजिए 119 डेसिबल, ठीक है। फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 144 डेसिबल एक यूनिट होती है जिससे हम लोग नॉइज़ की पिच को मेजर करते हैं, नॉइज़ की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद इस्लामाबाद पाकिस्तान जो कि 105 डेसिबल में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या कंडीशन है इस जगह का, इस लोकेशन का, ठीक है। हालांकि इंडिया भी पीछे नहीं है। 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा। तो हेल्ड किया गया 5वां मीटिंग असेंबली, 5th असेंबली किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये हेल्ड हुआ अक्टूबर 18, 2022 को। कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट किया गया। श्री राजकुमार सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। हेल्ड किया गया नई दिल्ली, इंडिया में। इसके बारे में और समझ लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने री इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट किसका? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, के वो फिर से इंडिया प्रेसिडेंट बना है। फ्रांस के इसके को प्रेसिडेंट से लिए हैं और साथ साथ में लगभग 2 साल का इनका पीरियड होगा। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो अप्रूव किया है सोलर फैसिलिटी को एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म के तहत, सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड के तहत, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली ऑल्सो अप्रूव करता है सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज,
जो कि प्लान किया गया था फोकस करने के लिए इनोवेशंस एंड स्टार्टअप के लिए, सोलर के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं जीएम क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा। जीएम क्रॉप्स DMH11, ये क्वेश्चंस पूछने लायक है और आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिल सकता है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक है, GEAC, वो फंक्शन करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एम्बिट में, उन्होंने अप्रूव किया है। देखिए कोई भी ज्योग्राफिकल मॉडिफिकेशंस होगा ना किसी भी क्रॉप में, तो इसको पहले अप्रूव, इसके लिए पहले अप्रूव लेना पड़ेगा। जैसे BT कॉटन हो गया, ठीक है, जैसे ब्रिंजल हो गया, जैसे राइस हो गया, इन चीज़ों को अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करना है प्रोडक्शन पर्पज से, तो हमें पहले आपको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनसे अप्रूवल लेना होगा उनके स्वीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कमर्शियल रिलीज किया है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन GM मस्टर्ड के लिए। अब हम लोग बात करते हैं DMH11 के बारे में। देखिए ये मस्टर्ड है, इसी मस्टर्ड के बारे में बात हो रहा है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसको DMH11 कहते हैं, यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट है हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड। देखिए क्या होता है ना, जेनेटिकल मॉडिफाई क्यों किया जाता है, आखिर क्यों हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए केरल का कोई रीजन है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, सलाइन वाटर जो हो रहा है ना वो अंदर तक आ जा रहा है, रीस करके आ जा रहा है, कैसे भी आ जा रहा है। तो हम लोग मान लीजिए वहाँ पे हम लोग राइस लगाते हैं, ठीक है, तो वो राइस क्या हो जा रहा है ना, वो सलाइन वाटर को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। या फिर मान लीजिए बिहार का कोई कोना है जहाँ पे फ्लड काफ़ी दिन तक रह जा रहा है, तो पानी वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेड़ जो है वो ख़राब हो जा रहा है। राइस के प्लांट है या फिर वीट की प्लांट, वो ख़राब हो जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, तो मतलब यही है कि वो प्लांट तो अब हमारी मजबूरी है, फ्लड तो वहाँ आएगा ही आएगा। कोशी है, कमला है, बलान है, बहुत सारी से रिवर है, तो फ्लड तो आएगा ही आएगा। तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो हाँ, एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो प्लांट की कैपेसिटी है ना, जो फ्लड से इफेक्ट होने की, उसमें हम लोग मॉडिफिकेशंस करवाएंगे। कैसे मॉडिफिकेशन कराएंगे, तो उसकी जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे उसको, और उसको ऐसा करेंगे कि वो सस्टेनेबिलिटी को और बढ़ा ले, वो फ्लड से इफेक्टेड ज़्यादा ना हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसीलिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो हर्बिसाइड मस्टर्ड, जो धारा मस्टर्ड है ना DMH11, इसको हम लोग हर्बिसाइडल टॉलरेंट मस्टर्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 एलियन जीन्स हैं, जो कि सॉलिड बैक्टीरियम, जिसको कहते हैं क्या है, बैसिलस एमाइलो लिक्योफेनिस, ठीक है। यह एक इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट, जिसको CGMCP कहते हैं। इंडिया ने अप्रूव किया है कमर्शियल कल्टीवेशन का एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको कहते हैं BT कॉटन, और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो अब अगले किसी चीज़ पे भी सोचा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 13th एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। बेसिकली इसका टाइटल क्या है, एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022, द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़। इसको रिलीज़ किया गया 27 अक्टूबर 2022 को। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। यह जो रिपोर्ट है वो एसेस करता है जो गैप हो रहा है, जो एंटिसिपेशन गैप है एमिशंस का 2030 तक। और हम लोग बात करेंगे कंसिस्टेंट उस लेवल का जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में बात किया था। जो पेरिस एग्रीमेंट में हमारा था कितना था, 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की मेजरमेंट को हम लोग उसको कमिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। ये था हमारा 13वां एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, जो कि लाया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे मिशन लाइफ, जो कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके बारे में, ठीक है। मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। देखिए मिशन लाइफ क्या है ना, वो अनाउंस किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। कब किया गया था, 2021 में यूनाइटेड नेशन चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 के वक्त। और ये लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि केवडिया गुजरात में है। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये आपको पता होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनकी जो स्टैच्यू है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिशन लाइफ के बारे में जानते हैं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लॉन्च किया गया 20 अक्टूबर 2022 को। नोडल एजेंसी नीति आयोग है, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है थिंक टैंक है गवर्नमेंट की। अब की पॉइंट समझते हैं। बेसिकली मिशन लाइफ एक तरीके का ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया के द्वारा। बेसिक ये हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल वे में अपने लाइफ को अचीव करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट करके, जो सेट किया गया है UN के द्वारा, उसको भी मेंटेन रखना है और अपनी लाइफ को भी सस्टेनेबिलिटी से अचीव करना है, ठीक है। बेसिकली यह इंडिविजुअल्स को नज करेगा,
एंड कम्युनिटीज़ को बताएगा कि कैसे एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे हम, कैसे हम नेचर के साथ सिंक्रोनस में रहेंगे, मतलब हम और नेचर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे एंड ना हम उसको हार्म करेंगे, वो तो हमें हार्म करती नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 की, ठीक है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 की, इसको रिलीज किया गया अक्टूबर 20 को। एडिशन 8वां एडिशन था। किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? ये किया गया था रिपोर्ट डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ G20 कंट्रीज, ठीक है। थीम क्या था इसका? बेसिक थीम समझते हैं। तो थीम था आपको G20 रिस्पॉन्स टू द एनर्जी क्राइसिस क्रिटिकल फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब पेरिस एग्रीमेंट। अब हम लोग बात करें ये रिपोर्ट्स जो है वो किस किस चीज़ को हाईलाइट्स करती है, तो ये हाईलाइट्स करती है लिंक बिटवीन क्लाइमेट एंड एनर्जी क्राइसिस को। अगर हम लोग रिपोर्ट्स को फॉलो करें तो जो लॉसेस है वो बहुत ही ज़्यादा रहा है 4 सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल एमिशन के रेस्पेक्ट में तो USA जो है वो रैंक फर्स्ट है एज अमेरिकन कंट्रीब्यूटर। 25% का कंट्रीब्यूशन एमिशन का USA को जाता है। इंडिया जो है वो इनकम लॉस सफ़र किया है 5.4% का, GDP के अपने GDP के 5.4% को लॉस किया है। और साथ में ही हम बात करें G20 नेशन में सबसे हाईएस्ट है। देखिए GDP का लॉस कैसे हो सकता है अगर हमें क्लाइमेट एमिशंस पे वर्क करना है? तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे खर्च करने लगेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर खर्च करना शुरू कर देंगे। कुछ जो विलेजेस उससे अफेक्टेड हो रहे हैं उस पर हमें कुछ फंड देना पड़ेगा। तो ये सब लॉस ही है, तो है लॉस तो ही है। अगर नेचुरल वे में हम लोग सब कुछ सही रहने देते तो हमें इन चीज़ों पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, ठीक है। और देखिए एक जो इंट्रोड्यूस किया गया था चीता का कूनो नेशनल पार्क में, वो देखिए सितंबर 17, 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन, जिसको हम लोग बेरोजगार दिवस के दिन भी मनाते हैं, की तरह भी मनाते हैं, ये रिलीज़ किया गया था। 8 अफ्रीकन चीते को रिलीज़ किया गया था मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। हालांकि मैंने इससे पहले जो पढ़ा है उसमें 8 + 12 हो गया था, ठीक है, टोटल 12। इसमें से 2 की डेथ हो गई थी तो हो गया 20 - 2 18, और प्लस 4 कब्स पैदा लिए थे तो टोटल अभी 22 हो गए हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड न्यूज़ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन 8 अफ्रीकन चीता को मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाया गया था। चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में इंडिया से, और बहुत ज़्यादा रेकलेस हंटिंग होती थी, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखो WII कहते हैं, इसके तहत इस पे काम चल रहा है। इस प्लान के अंदर में 50 चीता को इंट्रोड्यूस करना है डिफरेंट नेशनल पार्क्स में हमारे कंट्रीज़ में लगभग 5 साल के अंदर में, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा कूनो नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको बनाया गया है, इसको अनाउंस किया गया एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में। बाद में इसको स्टेटस दिया गया नेशनल पार्क्स 2018 में। इसको नाम दिया गया कूनो रिवर, एक कूनो रिवर फ्लो करती है उसकी वजह से इसका नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा है, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। क्लियर है? चलिए चंबल की 1-2 ट्रिब्यूटरी और मुझे बता दीजिए अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर को। तो हमारा नेक्स्ट है रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022। ये रिलीज किया गया 15 जून 2022 को। किसके द्वारा? तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क REN 21 के द्वारा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड मैप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स कंट्रीज़ के द्वारा, और हाईलाइट करेगा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है लीडिंग कंट्रीज़ का इनमें, किसमें? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। की हाईलाइट की बात कर ले तो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको मेंस के परस्पेक्ट से। तो रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 17% 2021 में एडिशंस बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा है। अगर न्यू हाइट की बात करें, नए लेवल की बात करें तो लगभग मोर देन 314 गीगावाट कैपेसिटी ग्लोबली ऐड किया गया है। इंडिया कितना ऐड किया है? तो लगभग 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2021। तो 15.4 गीगावाट जो इंडिया का इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है। अगर बात करें जो तो ये थर्ड हाईएस्ट है। चाइना का एडिशन है 136 गीगावाट, यूनाइटेड स्टेट का है 43 गीगावाट और इंडिया का है 15.4 गीगावाट, ठीक है। अब देखिए सोलर PV कैपेसिटी की बात कर ले तो उसमें चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे USA, थर्ड पे इंडिया। देखिए इंडिया हर जगह है, रिन्यूएबल के केस में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। विंड पावर कैपेसिटी की बात कर ले तो चाइना फर्स्ट है, USA सेकंड है, ब्राज़ील थर्ड है। हाइड्रो पावर कैपेसिटी की बात कर ले तो चाइना, कनाडा, इंडिया है। फिर जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, अर्थ के हीट से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें चाइना टॉप पे है, फिर तुर्की है, ठीक है, फिर आइसलैंड है,
फिर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर थर्मल पावर CSP कैपेसिटी की बात करें तो चिले है, बाकी इसमें कोई नहीं है। सेकंड एंड थर्ड सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो चाइना, इंडिया, देन तुर्की है। फिर एयर सोर्स हीट पंप सेल की बात कर ले तो चाइना टॉप पे, फिर जापान, फिर USA। एथनॉल प्रोडक्शन, देखिए एथनॉल प्रोडक्शन में इंडिया भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है लेकिन पीछे है अभी, तो USA टॉप किया, फिर ब्राज़ील, फिर चाइना। बायोडीजल प्रोडक्शन की बात कर ले तो इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड USA। ठीक है, तो ये कुछ था पैरामीटर्स जिसमें हम लोग इन्वॉल्व किए थे रिन्यूएबल ग्लोबल सोर्सेस को। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बना है, न्यू सोलर PV फोटोवोल्टेइक सेल कैपेसिटी का एशिया में। तीसरा है टोटल ग्लोबली में, एशिया में सेकंड नंबर पे है और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर मूव करते हैं। इंडिया आज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लेते हैं। इंडिया का पहला ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से यूज़ किया हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो टोयोटो ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल, मिराई नाम है इसका, और इंडिया में लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का ये पायलट प्रोजेक्ट था किसके साथ, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT के साथ टोयोटो ने लॉन्च किया है एक कार जो कि रन करेगी हाइड्रोजन जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से, हाइड्रोजन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसके द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन आपको पता है, मैंने बताया ऑलरेडी, हाइड्रोलिसिस से बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इसमें। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार इंडिया का है। इसका नाम क्या है ये समझते हैं। इसका नाम है मिराई, जो कि फ्यूचर, मिराई का मतलब होता है फ्यूचर इन जापानीज़। लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, टोयोटो इंडिया मोटर्स के द्वारा। रेंज है इसका लगभग 650 किलोमीटर, एक बार चार्ज करेंगे तो 650 किलोमीटर चलेगी। फिर से रिफ्यूल करना पड़ेगा, सिर्फ 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप। इसका एम क्या है, तो बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करेगा कि कैसे हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन फ्यूल का इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, FCEV, और साथ साथ में डिसमिनेटिंग इट्स बेनिफिट टू सपोर्ट हाइड्रोजन बेस्ड सोसाइटी इन इंडिया। तो हाइड्रोजन बेस्ड अगर हम लोग जाएंगे, देखिए हमारा सबसे, देखिए GDP क्या होता है, हमारे कंट्री का इकोनॉमी स्टेटस क्यों खराब हो रहा है, एक तो फ्यूल बाहर से लाना पड़ रहा है। ठीक है, इस पे डॉलर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा। अगर हम लोग फ्यूल को कट कर देना, हमारे कंट्री को कहीं से फ्यूल ना लेना पड़े ना, तो आपको झटके से पता चलेगा कि हमारा इंडिया कहाँ पे है। फ्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा। दूसरा है आर्म्स का बहुत इधर उधर करता है, दूसरे कंट्री से खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए तो कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना। तो आप ऐसे ही आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो, हर जगह आप खुद नहीं हीरो बन सकते हो। ठीक है, आपको उसके लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को जनरेट करना होगा, डेवलप करना होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल अगर आ गया, मान लो 100% आ जाता है, तो हम जो तेल लाते हैं रशिया से, मिडल ईस्ट से, USA से, कहीं से भी, कुछ से भी, कभी लाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। तो फिर जो रिज़र्व होगा उनका, जो उनका पैसा हम जो अपना पैसा उनको देते हैं उनके पैसे के टर्म में, तो वो हमें नहीं देना पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रांग होगा, हमारा रुपया स्ट्रांग होगा, हमारी इकॉनमी बूस्ट होगी। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होगी, लेकिन होगी ज़रूर। अब हम लोग बात करें तो FCEV क्या होता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है। ये तो ठीक है, बेसिक सा चीज़ है। ये किससे इक्विप्ड है, तो ये एक हाई प्रेशर हाइड्रोजन फ्यूल होता है, फ्यूल टैंक, और एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, उस पर ही काम करेगा ये। अब हमारा लास्ट आज का इन्वायरमेंट सेक्शन का आई दृष्टि का ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट। तो लगभग ग्लोबल एनुअल जो डिकेडल मतलब 10 सालों पे जो क्लाइमेट अपडेट है उसकी रिपोर्ट, इसको पब्लिश किया गया 9 मई 2022 को। किसके द्वारा, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा 2022 से लेकर 2026 की ये रिपोर्ट पेश करी गई है एस्टिमेट में। इन वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर बताया जा रहा है कि लगभग नेक्स्ट 5 ईयर में 50% पॉसिबिलिटी है कि प्लैनेट में मोमेंटरली एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस इन वार्मिंग। तो 50% पॉसिबिलिटी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। तो लगभग 2022 से लेकर 2026 तक एनुअल मीन ग्लोबल नियर सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो इसको लगभग 1.1 से लेकर 1.7 डिग्री सेल्सियस हाइयर रहेगा, जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, जो इंडस्ट्री से पहले वाला लेवल था उससे। तो एवरेज कवर हम बात करें ईयर 1850 से लेकर 1900 के बीच में जो टेम्परेचर था उससे 1.1 से लेकर 1.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। तो ये था ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट। देखिए ये था टोटल कंप्लीट आपको इन्वायरमेंट का सेक्शन आई दृष्टि का। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा मेहनत लगता है यार, पूरा दिन भर मैं काम करता हूँ फिर भी मैं इसको बनाता हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ऑलरेडी अपलोडेड है ISP सिंप्लीफाइड चैनल पे, तो आप वहाँ जाके ले सकते हो। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो आप शेयर करो इसको। देखिए 850 सब्सक्राइबर है, 1000 कर दीजिए, मैं कंप्लीट डाल दूंगा। दृष्टि की 10 टेस्ट सीरीज है UPPCS की, मैं 14 मई से पहले डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इसको 1000 करोगे तभी, नहीं तो नहीं। थैंक यू।